हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के बीच में जैसे कि आप सबको पता है, हम लोग आपसे वादा किए थे कि हम आपके लिए सारे सब्जेक्ट का हैंड रिटन नोट्स का शॉर्ट नोट्स, और ये सबसे बड़ी बात है कि मात्र 90 मिनट में एक सब्जेक्ट पूरा करवा दूंगा और लेके आ भी गया हूँ। अब आपका दायित्व बनता है कि आप लोग वीडियो को लाइक करते हो या नहीं करते हो, है ना, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप सबको पता ही होगा जो लोग तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, और डेफिनेटली आप लोगों का सिलेक्शन भी होगा। क्वेश्चन यहीं से आएगा, जो करवा रहा हूँ क्वेश्चन यहीं से आएगा। हम लोग का टारगेट तो है 70+ का, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन 75+ डायरेक्टली दिखेगा आपके पेपर में, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं, हम आपके लिए जो कंप्लीट सीरीज था 25 ईयर का, है ना, PYQs डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट करवा दिया हूँ। हम लोग कंप्लीट करवा दिए हैं आप लोगों के लिए। तो जो लोग नहीं देखे हैं वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, उसका एक अलग ही प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। इसका जो है, ये जो हैंड रिटन जो शॉर्ट नोट्स का जो ये सीरीज़ है, सारे सब्जेक्ट का 90-90 मिनट का वीडियो रहेगा। इसका प्लेलिस्ट अलग से भी बना दूंगा, ठीक है ना। इसमें भी सारे सब्जेक्ट रहेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, और मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन में 3 से 4 सब्जेक्ट पूरा करवा दूँ, ठीक है। मतलब कि अगले 2 दिन या 3 दिन में पूरा कर लेंगे, क्योंकि इस पर पूरा काम हो चुका है। वो 1-to-1 वीडियो अपलोड होगी। हाँ, अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो हम इसे वहीं पे स्थगित कर देंगे, छोड़ देंगे। इसलिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। और हाँ, सभी लोग बोलते हैं ना सर हमें लिंक नहीं मिलता है, तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो आप लोग क्या करिए, जाके देख लीजिए। हाँ, आपको ये बताना है कि भाई बिहार स्पेशल जो है एक ही वीडियो में 90 मिनट में पूरा करवाऊंगा। तो इसके बाद आपको कौन से सब्जेक्ट चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। जो कमेंट सबसे ज़्यादा रहेगा वही सब्जेक्ट अपलोड होगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं कहानी को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बिहार स्पेशल में क्या क्या आपको पढ़ना है। और आप सबको पता है कि आपके पेपर में बिहार स्पेशल का लगभग अब जो है 5 से 6, कभी कभी 7 से 8 क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो ये पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो क्वेश्चन वही लिया गया है, वही चीज़ दिया गया है जो आपके पेपर में आता है। तो देखो, बिहार स्पेशल में फ्रेंड्स सबसे पहले जो हम लोग का चैप्टर रहने वाला है, ये जो आप देख पा रहे हैं, पहला चैप्टर रहने वाला है बिहार के भूगोल में। देखो, बिहार के भूगोल को एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। तो पहले हम लोग बिहार के ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 90% क्वेश्चन यहीं से आता है ना। उसके बाद बिहार का हिस्ट्री पूरा होगा, बाकी सेक्शन भी पूरा होगा, ठीक है। तो बिहार का समान परिचय यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। बिहार का समान परिचय पहले देखेंगे, उसके बाद बिहार के भौतिक विभाजन से संबंधित सारे क्वेश्चन को देखेंगे, बिहार की जलवायु को देखेंगे, बिहार का अपवाह तंत्र को देखेंगे, बिहार की मिट्टी को देखेंगे, बिहार में वन और वन्यजीव को देखेंगे, बिहार में आपदा प्रबंधन को देखेंगे, और विविध वाला सेक्शन देखेंगे। पूरा कंप्लीट हो जाएगा बिहार का ज्योग्राफी। उसके बाद बिहार के हिस्ट्री में देखा जाए तो आप यहाँ पे देखिएगा, तो बिहार के इतिहास में हम लोग प्राचीन बिहार का इतिहास को देखेंगे, मध्यकालीन बिहार का इतिहास को देखेंगे, आधुनिक बिहार का इतिहास को देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे बिहार की अर्थव्यवस्था को देख लेंगे, बिहार में देखा जाए तो कला एवं संस्कृति को देख लेंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पे बिहार के जो प्रमुख पर्यटन स्थल है उसको देख लेंगे। मतलब ये जनगणना 2011 का सारे डेटा को हम लोग पूरा करेंगे, मतलब कि सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, चूंकि टारगेट है 90 मिनट में पूरा करना है, और डेफिनेटली 90 मिनट में पूरा करने के बाद क्वेश्चन भी यहीं से आ जाएगा सारे के सारे। अच्छा, कुछ फ्रेंड्स का रहता है कि सर ये नोट्स हमें कहाँ पे मिलेगा। तो देखो भाई, ये सारे सब्जेक्ट का जो कंप्लीट नोट्स है, बहुत नॉमिनल फी है, मात्र 499। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे सर अभी तो 7-8 दिन एग्जाम के बच्चे हुए, तो भाई ये नोट्स आपको सिर्फ बिहार एग्जाम के लिए नहीं है, बिहार में मतलब दरोगा के लिए नहीं है, बाकी सारे एग्जाम है ना, उसमें भी काम देगा। BPSC AEDO दीजिएगा, बिहार SSC जो है CGL 4 या इंटर लेवल के, बिहार के तमाम एग्जाम को कवर कर देगा, है ना। इसलिए आपके लिए सर्वोत्तम है। तो जो लोग जिनको नोट्स चाहिए भाई, देखो ऑलरेडी बहुत नॉमिनल फी कर दिया गया, सारे सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाता है, शॉर्ट नोट्स। इसका फी जो है 499 है ना। तो आपको करना क्या पड़ेगा, इस नंबर पे, यहाँ पे जो नंबर आपको दिख रहा होगा, नंबर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है, 7319924130, जिनको नोट्स चाहिए, है ना, डिटेल नोट्स, है ना। तो आपको क्या करना है, इसी नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट करके भेजिएगा। उसके बाद जो है आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, और वहाँ से सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट करवा सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको इसी नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। मेरे हिसाब से कॉल करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। क्या करिएगा, इसी नंबर पर 7319924130, सेम नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पर पेमेंट करके भेजिएगा। उसका स्क्रीनशॉट करके भी पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट करके भी इसी नंबर पर भेज दीजिएगा। उसके बाद आपको बैच में तुरंत जोड़ दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई आपको आधा घंटा या 20 मिनट 25 मिनट टाइम लगेगा, नहीं, तुरंत एट अ टाइम। जैसे पेमेंट किया उसका स्क्रीनशॉट करके व्हाट्सएप पे भेजे, टीम वहाँ पे रहता है, तुरंत आपको एड कर दिया जाएगा, है ना। क्योंकि मुझे पता है कि आपको अभी रिवीजन करना है, तो ये सारी चीज़ें समझ। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना, यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ईच एंड एवरीथिंग सब मिल। चलिए, अब यहाँ से शुरू होता है भाई कितना मिनट, तो 90 मिनट। 90 मिनट यहाँ से अब से शुरू हो रहा है, ठीक है।
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बिहार के समान परिचय को देखेंगे। यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछ देता है। तो नामकरण से एक क्वेश्चन पूछता है कि बिहार का नाम कैसे बिहार पर, तो सीधे तौर पे बोल सकते हो कि बिहार में खासतौर पे 12वीं सदी में बौद्ध लोग जो है जिस क्षेत्र में रहते थे तो उस क्षेत्र को कहा जाता था, है ना, विहार वाला क्षेत्र। क्योंकि बिहार का मतलब ये विहार में लिख रहा हूँ ना, विहार। तो बौद्ध धर्म की बात कर ले तो बौद्ध धर्म की विकास जो है बिहार के क्षेत्र में ही हुआ है, फला फूला है। तो जिस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते थे, है ना, वहाँ पे उनका प्रार्थना स्थल हुआ करता था, तो उन्हें विहार कहा जाता था। तो इनकी बहुलता के कारण आप देखेंगे तो विहार से बिहार का नाम जो है बिहार कर दिया गया। तो बेसिक क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछ देता है बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, तो आपके ये सीधे तौर पर तो 12वीं सदी में, है ना, बौद्ध विहार की बहुलता के कारण इनका नाम विहार पड़ गया। ठीक है, अब यहाँ पे बिहार से और क्या क्वेश्चन बनेगा, है ना, इसमें समान परिचय से देखो बिहार का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार देख लीजिएगा। आइए मैं आपको यहीं पे रटवा देता हूँ। तो ये बिहार का मैप आपको दिख रहा होगा। तो उत्तर में नेपाल है, ये लोकेशन आपको ध्यान रखना, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, और क्या है भाई, पश्चिम में यूपी है। ठीक है, तो अगर मैं बिहार की बात करूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो बिहार जो है उत्तर में नेपाल है, आपने देखा, पूरब में पश्चिम बंगाल है, अब यहाँ पे देखा जाए तो दक्षिण में झारखंड है, और पश्चिम में क्या है भाई, यूपी है। ये आपको पता है, हमको पता है। तो अक्षांशीय विस्तार देखो कैसे ध्यान रखना है। देखो भाई ये है 24 डिग्री, तो 24 डिग्री 24 है, और यहाँ पे कितना है, 27 है। तो 24 27 24 27 कितना, 3 जा रहे हो आगे। तो इस तरीके से 24 से 27, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड के बीच में बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार क्या है, देखो ये भी बहुत आसान है। कितना है यहाँ पे, 83 को पकड़िएगा और इधर 88 को पकड़िएगा। तो कितना का अंतर आपको दिख रहा है, 83 और 88 में, तो आपको सर 5 का। इस तरीके से ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 19 है, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 50 है, और यहाँ पे 40 है। बस याद हो जाएगा। तो आप सीधे तौर पर बोलिएगा कि सर बिहार का अक्षांशीय जो विस्तार है, यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए। तो अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश में बिहार स्थित है। देशांतरीय विस्तार में क्या है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर में स्थित है। बस एक क्वेश्चन और पूछ देता है यहाँ से कि भारत का जो है ना, सॉरी मैं भारत बोल रहा हूँ, बिहार का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम लंबाई पूछता है। तो देखो उत्तर से दक्षिण बहुत आसान है, कम है, 3 4 5 3 4 5 345। पूर्व से पश्चिम कितना है, तो देखो गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में, तो 4 8 3। इस तरीके से ध्यान रखिएगा। तो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व बिहार की जो लंबाई है 483 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर 3 4 5। बस याद हो गया है मुझे पता। अब इसे ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 2 नंबर कंफर्म है, 2 मार्क्स कंफर्म है, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है कि भाई बिहार जो है ना, दिल्ली दरबार से पृथक बिहार प्रांत बनने की घोषणा कब हुआ था। ये लाइन पूछता है, ये वाला लाइन। तो ये 12 दिसंबर 1911, दिल्ली दरबार शब्द आपको दिखेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि बिहार की आकृति कौन सा है। तो आप देखेंगे बिहार का मैप आप बनाइएगा इस तरीके से। अभी आपने देखा, क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं दे पाऊंगा, आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि ये 90 मिनट में पूरा करना है। तो कहीं ना कहीं आपको आयताकार दिख रहा है ना, आयताकार दिख रहा है ना, यहाँ पे देख सकते हो। तो आप सीधे तौर पे बोलिएगा कि बिहार की आकृति क्या है भाई, ये आयताकार है। अब जो है एक क्वेश्चन और पूछता है कि बिहार बंगाल से कब हुआ था। तो ये 22 मार्च को प्रत्येक जो है साल 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बिहार बंगाल से अलग हुआ था 22 मार्च 1912 ईस्वी में, जिसमें बिहार था ही, उड़ीसा भी था, और इसमें झारखंड भी था। ठीक है ना, जब बंगाल से अलग हुआ था तो बिहार झारखंड उड़ीसा शामिल था। अब एक प्रश्न और पूछता है कि भाई बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था। तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। फिर बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। बस प्रत्येक साल 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग, 22 मार्च को। जैसे कई बार पूछता है कि बिहार की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च को ही मनाया जाता है। अच्छा, 2025 का जो है बिहार का स्थापना दिवस मनाया गया, तो इसका थीम थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या था। तो यहाँ से 2 चीज ध्यान रखिएगा। बिहार का ये जो था 113वां जो है स्थापना दिवस था 2025 वाला। इस बार का जो थीम था क्या था भाई, उन्नत बिहार। यहाँ पे लिख देता हूं, है ना, उन्नत बिहार विकसित बिहार, उन्नत बिहार विकसित बिहार, विकसित बिहार 2025 का थीम था। कितने नंबर का था, 113वां। बस इतना ध्यान रखना। अब बिहार की जनसंख्या को एक बार देख लीजिएगा सरसरी निगाहों से। तो 2011 की जनगणना के अनुसार तो 10,40,99,552, 10,40,99,552। तो बस 10,40,00,000 ध्यान रख लीजिएगा ना, काम हो जाएगा। ये 2011 जनगणना के अनुसार है। भारत की कुल जनसंख्या जो है, मतलब भारत की कुल जनसंख्या का बिहार की जनसंख्या प्रतिशत में पूछा जाए तो 8.6% है, या फिर 8.60 भी बोल सकते हो। ये 2011 जनगणना के अनुसार है। तो आप कहिएगा सर आपने तो लिख दिए हैं भाई, तीसरा है। अगर पूछा जाए कि जनसंख्या के अनुसार बिहार का स्थान पूरे भारत में क्या है, तो भाई तीसरा है। यहाँ पे आप देख सकते हो तीसरा है, लिख भी दिया हूँ, तीसरा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है तीसरा है। तो पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे यूपी है। सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी में है। मैं बोल रहा हूँ जनसंख्या, है ना,
ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पे कौन, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र है ना। तीसरे नंबर पे अपना बिहार है, और चौथा पूछते तो चौथा पश्चिम बंगाल, ध्यान रखिएगा, वेस्ट बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ये तो जनसंख्या के हिसाब से पूछ दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जनसंख्या घनत्व के हिसाब से बता दो, है ना, जनसंख्या घनत्व के हिसाब से, तो पहले नंबर पे बिहार आ जाता है। जनसंख्या घनत्व का मतलब समझ रहे हैं ना, कि प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब कि एक वर्ग किलोमीटर में, एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग बिहार में रह रहे हैं, तो भाई 1106 लोग रह रहे हैं। तो राज्य में पूछा जाए ना तो पहले नंबर पे बिहार आ जाएगा जनसंख्या घनत्व के हिसाब से। लेकिन ओवरऑल जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाए तो बिहार का स्थान तीसरा है। अब यहां से एक क्वेश्चन और पूछता है कि बिहार का जो क्षेत्रफल है, बिहार क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में जो है कितने नंबर पे है, तो ये 12 नंबर पे है। पहले 13 नंबर पे था, तो जब से J&K, जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी बन गया, तब से बिहार जो है कितने नंबर पे आ गया, तो 12 नंबर पे आ गया। तो अभी प्रेजेंट टाइम में 2026 के जनवरी में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो अभी बिहार 12 नंबर पे है, ठीक है ना, क्षेत्रफल के हिसाब से। बस इतना डेटा ध्यान रख। अब एक क्वेश्चन और यहां से पूछता है आपसे कि बिहार का क्षेत्रफल बता दो कितना है। यहां पे लोग बहुत गलती करते, देखो बहुत आसान है, देखो 94 है, 94 163, 94 163, 94 163 है कोच, बहुत आसान है ना। तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का टोटल क्षेत्रफल है। मतलब कि ये बिहार का क्षेत्रफल मैं बात कर रहा हूँ, ये जो है बिहार का क्षेत्रफल। देखो टाइम नहीं तो दूंगा ज़्यादा, ठीक है ना। ये बिहार का क्षेत्रफल जो टोटल है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में कितना प्रतिशत है, तो 2.86। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई जो है अगर फीट में पूछा जाए तो 173 टिक करिएगा, 173 फीट। अगर मीटर में पूछा जाए तो 52.73 मीटर पूछता है। अब एक क्वेश्चन और पूछता है यहां से, ये पूछता है कि समुद्र तट से बिहार की दूरी कितना है, तो 200 किलोमीटर है। और बिहार में औसत वर्षा 112 जो है सेंटीमीटर होता है, औसत वर्षा, औसतन। बस 2 नंबर यहीं से आपका कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं सरसरी निगाहों से बिहार का प्रशासनिक विभाजन, और यहाँ पे बिहार राज्य की सीमा को एक बार देख लेते हैं, एक नज़र में, एक सांस में। बिहार में 9 पुरमंडल है, मैं दिखाऊंगा पुरमंडल कौन कौन सा है। 38 जिला है, 38वां जिला अरवल है, 101 अनुमंडल है, और ब्लॉक की संख्या 534 है, पंचायत 8067 है, नगर निगम जो है 19 है, 19वां नगर निगम आप सबको पता है सहरसा है, नगर परिषद 88 है, और पंचायत 154 है। ये डेटा भी थोड़ा सा बिहार के निवासी है, और आप दरोगा बनने जा रहे हो या बिहार के अधिकारी बनने जा रहे हो तो आपको ये डेटा ध्यान में रहना चाहिए, तो एक बार देख लीजिएगा। अब प्रश्न आपको यहाँ पे जो है ना बहुत परेशान करता है, ठीक है, नहीं करने दूंगा भाई। देखो ये है उत्तर दिशा में बिहार का कौन कौन सा जिला है, थोड़ा सा आइए देख लेते हैं, मैप के थ्रू अभी हम लोग देखेंगे। उत्तर के दिशा में बिहार के कौन कौन से जिला है, बिहार के 7 जिला है ना, जो कि नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करता है, 7। झारखंड के साथ 8 है, यूपी के साथ 8 है, और वेस्ट बंगाल के साथ 3 जो है जिला, बिहार के 3 जिला सीमा साझा करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैसे आपको याद रखना है, 7 है। अब थोड़ा सा मैप पे लेके चलता, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आइए एक बार हम लोग सरसरी निगाहों से रिवीजन कर लेते हैं, इसे और छोटा कर लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी, पूर्वी, सीतामढ़ी, मधुबनी, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। पश्चिमी, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सीतामढ़ी, मधुबनी, 4 हो गया। और 3 देखो यहाँ पे किशनगंज है, अररिया है, सुपौल है। बस याद हो गया है, मुझे पता है, तो 2-3 बार रिकॉल कर लीजिएगा, देखिए नेपाल के साथ सीमा साझा। ये तो 3 जिला है ना, ये जो 3 जिला है कौन कौन सा, किशनगंज, पूर्णिया, और यहाँ पे आप देखेंगे तो कटिहार। ये किसके साथ, तो आप ये सर ये जो है वेस्ट बंगाल के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। अगर मैं यहीं पे बात कर लूँ फिर यूपी नहीं, झारखंड, झारखंड से 8 जिला कौन कौन सा है, ये कटिहार भी झारखंड से अपना सीमा साझा करता है। कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास। तो ये जो है 8 जिला, बिहार के 8 जिला झारखंड के साथ आपका सीमा साझा करता है। अब यूपी के साथ जरा सा देख लीजिएगा एक बार सरसरी निगाहों से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमूर और रोहतास भी है ना, यूपी के साथ रोहतास भी अपना सीमा साझा करता है, गलती मत करिएगा, यूपी के साथ रोहतास भी है, यूपी के साथ रोहतास भी है। देखिएगा थोड़ा सा लगा हुआ ना रोहतास, तो रोहतास, कैमूर, बक्सर और भोजपुर, 4 इधर है नीचे में और 4 ऊपर में, पश्चिमी चंपारण, यहाँ पे गोपालगंज, सिवान और सारण, तो 4 8 हो गया। इस तरीके से ध्यान रखिएगा। आइए थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, नहीं तो नहीं कवर हो पाएगा, है ना। अब यहाँ पे देख लो, आप एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा, तो नेपाल के साथ, अब यहाँ पे देखिएगा नेपाल के साथ कौन कौन सा जिला है, 7 जिला, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, है ना, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। जब नोट्स आपके पास है ऑलरेडी, रिविजन कर लीजिएगा एक बार। यूपी के साथ रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, है ना, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण यहाँ पे है। दक्षिण में किसके साथ, तो झारखंड के साथ रोहतास, देखो कैमूर नहीं सीमा साझा करता है झारखंड के साथ, की ध्यान रखिएगा। तो 8 जिला इधर भी है, तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, 3 जिला। ये तो बहुत आसान है, कहाँ पे, तो पश्चिम बंगाल के साथ कौन कौन सा 3 जिला है, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक ट्विस्ट है,
ये जो मैप देखिएगा ना बिहार का, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है, ये जो है पश्चिमी चंपारण इधर नेपाल के साथ भी अपना सीमा साझा करता है और इधर यूपी के साथ भी। सेम कंडीशन अगर आप यहाँ पे देखोगे, रोहतास जो है, कलर चेंज करता हूँ, ठीक है, ये कलर लेता हूँ, ये रोहतास जो देखिएगा, रोहतास जो है इधर यूपी के साथ भी सीमा साझा करता है और झारखंड के साथ भी सीमा साझा करता है। यहाँ पे अगर कटिहार की बात कर ले फ्रेंड्स, ये जो कटिहार है ये झारखंड के साथ भी और इधर जो है वेस्ट बंगाल के साथ भी सीमा साझा करता है। ये जो आप देख पा रहे हो किशनगंज, इधर जो है नेपाल के साथ भी और साथ में इधर वेस्ट बंगाल के साथ भी, किसके साथ, वेस्ट बंगाल के साथ भी अपना सीमा साझा करता है, इतना ध्यान रखिए। अब चूंकि अभी बिहार में विधानसभा इलेक्शन हुआ, सरकार भी बना, आप सबको पता ही है, तो ये डेटा थोड़ा सा आपसे पूछे जा सकते हैं, माइंड में रख लीजिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। तो बिहार में जो है द्विसदनीय विधानमंडल है बिहार में, मतलब कि यहाँ पे बिहार में जो है विधान परिषद भी है, विधान परिषद और विधानसभा भी है, आप सबको पता ही होना चाहिए। तो आइए एक बार हम लोग सरसरी निगाहों से इसे एक बार याद कर लेते हैं यहीं पे। तो एक बार ध्यान रखिएगा, पुलिस जिला बिहार में कितने हैं, तो 40 है। तो आप ये कैसे सर, देखो इसमें 38 जिला में तो है ही, अतिरिक्त में एक बाघा और नवगछिया में है, ध्यान रखिएगा, ये पूछता है। विधानसभा जो है इसमें विधानमंडल में मैं आपको बताई दूं, विधान परिषद और विधानसभा है। तो बिहार में विधान परिषद में 243 सीट है, ठीक है, और विधानसभा में और विधान परिषद में 75। लोकसभा में सीटों की संख्या कितना है, 16। बिहार में बात कर लूँ तो मैं लोकसभा बोला हूँ, माफी चाहता हूँ, राज्यसभा में 16 है, लोकसभा में 40 है, कोई बात नहीं, जल्दी के चक्कर में ऐसा हो जा रहा है, कोई बात नहीं, लिखा सही हूँ, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। कई बार अगर एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, बिहार विधानमंडल द्विसदनीय है, यहाँ पे विधान परिषद और विधानसभा है। तो बिहार में विधानसभा में 243 सीट है, विधानसभा में, विधान परिषद में 75 है, लोकसभा में 40 है, राज्यसभा में 16 है। अब यहाँ से ये आरक्षण जो देख रहे हैं ना, यहाँ से प्रश्न पूछ देता है, ठीक है ना, कि भाई आरक्षित सीट जो है बिहार विधानसभा में कितना है। बिहार विधानसभा में टोटल 40, अगर डायरेक्टली पूछे कि भाई आरक्षित सीट कितना है तो 40 है। 40 में से एससी के लिए 38 है, ध्यान रखिएगा, एससी कैटेगरी के लिए 38 है, 38 है अनुसूचित के लिए, और एसटी के लिए 2 है, जो कि ये जो 2 है आपको पता होना चाहिए, कटोरिया और मनिहारी के लिए स्पेशल है, ठीक है ना। एसटी के लिए बिहार विधानसभा में जो 40 सीट आरक्षित है वो एससी के लिए 38 है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब बिहार में लोकसभा का चुनाव होता है, आप सबको पता है, तो ये भी पूछ लेता है कि भाई लोकसभा में कितने आरक्षित सीट है, तो 6 है, ध्यान रखिएगा, बिहार के लोकसभा में आरक्षित 6 सीट है। ये जो 6 है तो सिर्फ एससी के लिए है, एसटी के लिए नहीं है, एससी के लिए 6 है, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और चौसारा। ये सब डेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ 2026 का है ना, सब जो भी अपडेट होना था हो गया है। अब आइए एक बार हम लोग सरसरी निगाहों से बिहार का ना राजकीय प्रतीक को देख लेते हैं। उससे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कुछ मुख्य बातें, ये बहुत कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, मन में रखिएगा। तो आप सबको हालांकि पता होना चाहिए बिहार का राजकीय गीत क्या है, तो मेरे भारत के कंठहार तुझको सत वंदन बिहार, ये क्या है, बिहार का राजकीय गीत है। गीतकार कौन है भाई, गीतकार का नाम है सत्यनारायण। संगीतकार कौन है, तो हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। मान्यता कब दिया गया था बिहार के राजकीय गीत का, है ना, तो ये भी ध्यान रखिएगा, तो 2012 ईस्वी में। एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है, ये क्वेश्चन ये है, देख सकते हैं क्या क्वेश्चन है कि बिहार की प्रार्थना गीत कौन सा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा भाई, मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे, ये बिहार की क्या है, तो प्रार्थना गीत है। आप कहिएगा सर इसका गीतकार कौन है, यहाँ पे लिख ही देता हूँ, इसका जो गीतकार है इसका नाम है एम आर चिश्ती, बस चिश्ती ध्यान रखिएगा ना, चिश्ती संप्रदाय पढ़े होंगे आपने पढ़ा है, चिश्ती होगा, चिश्ती है, ठीक है ना इनके गीत। अब यहाँ पे लगे हाथ है, देख लीजिए कि बिहार की साक्षरता, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो साक्षरता दर ओवरऑल कितना है 2011 जनगणना के अनुसार, ये भी ध्यान रखिएगा, 2011 जनगणना के अनुसार कितना है। अभी मैं 2025 बार मैं चर्चा करूंगा इसके बारे में, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो 2011 जनगणना के अनुसार जो है बिहार की साक्षरता दर है ना ओवरऑल 61.8 है। देखो 61 यहाँ पे है, पुरुष साक्षरता कितना है भाई 71 है, और महिला कितना है 51 है। तो सबसे कम महिला 51, पुरुष 71, और ओवरऑल जो है यहाँ पे देख सकते हो सब में 71, यहाँ पे 71, 61, 51, इस तरीके से भी माइंड में रख सकते हो, ठीक है। अब लास्ट में पॉइंट भी है, आपको ये पॉइंट वाला भी ध्यान रखना। तो 61.8% है ये ओवरऑल साक्षरता दर। पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो 71.2 है, और महिला कितना है, तो 51.5 है। बिहार में जनसंख्या घनत्व तो मैं आपको बता ही दिया हूँ कि बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो नंबर 1 पे है, 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रह रहा है, तो नंबर 1 पे है। अब यहाँ पे देख लो भाई, क्योंकि राजकीय मछली जो है ये मांगुर मछली है, बिहार के राजकीय मछली। राजकीय फूल जो है ये गेंदा है, और राजकीय पक्षी गोरैया है। राजकीय पशु बिहार के बैल है ना। और इससे पहले 2013 से पहले रिच था, कई बार पूछ दिया है, 2013 से पहले जो ना 2013 से पहले रिच था, रिच समझ रहे हो ना भाई, रिच था। अब यहाँ पे देखोगे तो राजकीय वृक्ष जो है ये पीपल है, पीपल है।
राजकीय चिन्ह जो है ये पूछा जाए तो ये राजकीय चिन्ह और राजकीय वृक्ष में गलती मत करिएगा। तो राजकीय वृक्ष बोला जाए तो पीपल है, लेकिन अगर राजकीय चिन्ह जो पूछा जाए तो आपने देखा होगा ये बोधि वृक्ष है, बहुत पूछता है, बोधि वृक्ष है। बिहार का लिंगानुपात अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, ये मन में रखिएगा कि 1000 पुरुष पे कितना है, 918 जो है महिलाएं हैं बिहार में, ठीक है ना। अगर शिशु लिंगानुपात पूछा जाए, शिशु लिंगानुपात, तो 1000 में 1000 है ना मेल बच्चा में फीमेल बच्चा की संख्या कितना है भाई, यहाँ पे 935 है ना। 10 की वृद्धि दर बिहार में कितना है 2011 जनगणना के अनुसार, ध्यान रखिएगा ये डेटा है 2011 जनगणना के अनुसार ही आपके पेपर में प्रश्न पूछेगा। तो 10 की वृद्धि दर कितना है, तो 25.4 ये पूछा गया है। जनसंख्या घनत्व मैंने आपको बता ही दिया हूँ, प्रथम नंबर पे बिहार है ना। तो कितना है, 1 वर्ग किलोमीटर में 11 से 6 लोग रह रहा है। अब यहाँ पे जो चीज़ अभी मैं बता दिया हूँ, राजकीय प्रतीक में राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। प्रथम राजकीय भाषा बहुत पूछता है, बिहार के 2 राजकीय भाषा है। भारत देश का कोई राजकीय भाषा नहीं है ना, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, लेकिन बिहार का है, बिहार का हिंदी है भाई, ध्यान रखना। द्वितीय भाषा उर्दू है, बहुत पूछता है। तो 2 राजकीय भाषा है, प्रथम हिंदी, दूसरा उर्दू। राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय पुष्प जो है ना, फूल जो है गेंदा है। राजकीय पशु बैल 2013 से पहले रिच था, और राजकीय पक्षी गोरैया 2013 से पहले या फिर फाख्ता था, आधा खौद था, फाख्ता था। राजकीय मछली मांगूर है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं कि बिहार में जो 9 प्रमंडल है, तो कौन से प्रमंडल में कौन सा जिला आता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है ना। तो आइए, अच्छा 9 प्रमंडल कौन कौन सा है जरा सा देख लीजिएगा। तो सारण हो गया, तिरहुत हो गया, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, पटना, मगध, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ, है ना, मुंगेर और भागलपुर है, ठीक है। तो एक बार हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं इसको अच्छे से, ताकि आपको याद हो जाए परमानेंटली। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे एक ट्रिक से माइंड में रख सकते हो इसे, कैसे। तो गंगा के बीचों बीच होके, बिहार के बीचों बीच होके गंगा नदी बहती है, बिहार के बीचों बीच गंगा नदी बहती है। तो आप देखेंगे तो उत्तर दिशा में, ये उत्तर है ना, आप सबको पता ही है, उत्तर में कितने प्रमंडल है, तो आप सर 5 प्रमंडल हमें दिख रहा है ना। कौन कौन सा यहाँ पे देख सकते हो उत्तर में ना। तो ये वाला जो प्रमंडल आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, है ना, तो यहाँ पे ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये है ना ब्लू कलर का, ये सारण प्रमंडल है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सारण है, ठीक है। सारण के ऊपर में, जैसे मैं उत्तर बिहार का बात कर रहा हूँ, याद हो जाएगा, आप देखिएगा ना। सारण के बाद ये कौन है भाई, तो आप ये सर तिरहुत है। सारण में कितने जिले, तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा कि सारण में मात्र 3 जिला है ना। सारण जो प्रमंडल है उसमें 3 ही है, तिरहुत में 6 जिला है, ठीक है। कौन कौन सा है मैं बताऊंगा। उसके बाद जैसे ऊपर आइएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा दरभंगा प्रमंडल, इसमें भी 3 ही जिला है ना। दरभंगा प्रमंडल में मात्र 3 जिला है, ठीक है ना। कितना है भाई, 3 जिला है। कौन कौन सा है अभी मैं याद करवा दूंगा। उसके बाद यहाँ पे कोसी प्रमंडल देखिएगा, यहाँ पे कोसी प्रमंडल है, कोसी है ना, कोसी प्रमंडल है। और कोसी प्रमंडल में भी आप देखेंगे तो मात्र 3 ही जिला है, यह है कोसी प्रमंडल, है ना, आपको दिख रहा होगा 3 जिला है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा पूर्णिया प्रमंडल, यहाँ पे लिख देता हूँ, पूर्णिया प्रमंडल, और इसमें 4 जिला है। तो यार कैसे रखना है, तो उत्तर बिहार में 4 प्रमंडल है, कौन कौन सा, तो सारण, ये वाला सारण है, यहाँ पे देखो ये सारण है भाई, आपको दिख रहा होगा सारण के बाद कौन सा है भाई, तिरहुत है। तिरहुत के बाद कौन सा है, दरभंगा है। दरभंगा के बाद कौन सा है, तो कोसी है। और कोसी के बाद कौन सा है, पूर्णिया है। तो ये 5 प्रमंडल उत्तर बिहार में है, 5 प्रमंडल उत्तर बिहार में है। अब कहिएगा सर ठीक है, आप हमें बता दीजिए सारण में कौन कौन सा जिला है। बहुत आसान है, देखो गोपालगंज, सिवान, सारण 3 जिला। तिरहुत प्रमंडल में कौन है, देखो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बहुत आसान है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, यहीं पे शिवहर है, मुजफ्फरपुर है, और वैशाली, है ना। 6 जिला हो गया, 1 2 3 4 5 6। दरभंगा में 3 जिला है भाई, कौन कौन सा है, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी इसमें आता है, सीतामढ़ी और शिवहर किसमें आता है, तिरहुत प्रमंडल में आता है। उसके बाद यहाँ पे कोसी प्रमंडल में मात्र 3 जिला है, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। पूर्णिया में 4 जिला, अररिया कौन सा है, अररिया के बाद यहाँ पे किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ये तो भाई था, आप लोगों को पता है कि ये गंगा नदी है, उनके उत्तर दिशा में जो 5 प्रमंडल था उनका। अब देखते हैं दक्षिण में जो 4 प्रमंडल है उसको देख लेते हैं। तो देखो दक्षिण में जो है पहला प्रमंडल आपको दिखेगा यहाँ पे, बहुत आसान है, 2 मात्र जिला है, इसमें 2 जिला है। कौन सा प्रमंडल है, तो आप सर भागलपुर प्रमंडल है ना, भागलपुर प्रमंडल है, 2 जिला है। तो कौन कौन सा है 2 जिला, तो भागलपुर और बांका है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा मुंगेर प्रमंडल, ये जो है आपको दिखेगा मुंगेर प्रमंडल है ना, मुंगेर है भाई, मुंगेर प्रमंडल है ना। और इसमें 6 जिला है, कौन कौन सा मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे मुंगेर के बाद जो है यहाँ पे अगला प्रमंडल दिखेगा मगध, बहुत आसान है, इसको याद रखना, ये तो बहुत आसान है, मगध है। और उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा पटना प्रमंडल, है ना, ये है पटना प्रमंडल यहाँ पे, ठीक है। तो मगध प्रमंडल में भी 5 जिला है, और पटना प्रमंडल 6 जिला है, 6 जिला है ना, ये पटना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा पटना प्रमंडल में। अब देखिएगा ये तो आपको पता चल गया भाई कि भागलपुर प्रमंडल में 2 जिला है, तो भागलपुर, बांका। उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा ना, तो मुंगेर में तो देखो बेगूसराय है, खगड़िया है, मुंगेर है, लखीसराय है, शेखपुरा है, जमुई है। बस मैं ये चार्ट दे दूंगा, एक बार देख लीजिएगा। तो ये जो आप देख पा रहे हो मगध प्रमंडल में, इसमें अरवल है, जहानाबाद है, औरंगाबाद है, तो दोनों बाद इसी में, जहानाबाद औरंगाबाद, गया नवादा, इसी में है 5 जिला।
उसके बाद यहाँ पे पटना प्रमंडल में जो 6 जिला है कौन है, तो यहाँ पे आपको रोहतास दिखेगा, कैमूर दिखेगा, बक्सर दिखेगा, भोजपुर, पटना और नालंदा। 6 जिला हो गया। बहुत आसान है, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना तो आपको यहाँ पे ध्यान में रह जाएगा। आइए एक बार चार्ट में भी हम लोग देख लेते हैं भाई, ठीक है ना। तो सारण प्रमंडल में 3 जिला है, सॉरी सारण में 3, हाँ ठीक है, सारण में 3 है, सारण, सिवान, गोपालगंज। तिरहुत में 6 है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर। दरभंगा में 3 जिला है, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। कोसी में 3 जिला है प्रमंडल में, कोसी प्रमंडल में, तो कौन कौन सा 3 जिला है, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। पूर्णिया में 4 जिला है, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। पटना में 6 जिला है, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। मगध में 5 जिला है, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल। अभी आपने डायग्राम से देख लिया। उसके बाद जो है मुंगेर में 6 जिला है भाई, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया। और भागलपुर में 2 जिला है मात्र, भागलपुर और बांका। बस 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ये परमानेंटली याद हो जाए। तो फ्रेंड्स अगला जो चैप्टर है बिहार का भूगोल। देखो मैं गलती से अगर भारत का भूगोल बोल दूं तो समझिएगा बिहार का ही भूगोल है ना, क्योंकि हम लोग बिहार का भूगोल कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बिहार की भूगोल में हम लोग देखेंगे तो इनका भौतिक विभाजन को पहले डिटेल में चर्चा करेंगे 1 to 1, है ना। अब यहाँ पे बिहार के बारे में बात करें तो बिहार भौगोलिक रूप से एक क्या है भाई, मैदानी राज्य है। अगर आप मैप पे देखेंगे, मैं थोड़ा सा अगर डायग्राम बना के दिखा दूँ, जरा सा एक बार देख लीजिएगा ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। मेरा एक ही मोटिव है कि भाई आप लोग चीज़ों को समझ के करिए, ताकि एक ही बार वीडियो देखेंगे ना, कम से कम एक को बार वीडियो देख लीजिएगा ना तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बिहार का लोकेशन आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना कुछ, यहाँ ये बिहार है अपना, है ना, प्यारा सा बिहार है ना, ये कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे बिहार दिखेगा। तो जाहिर सी बात है ये मैदानी राज्य है, तो वही कह रहा है, जरा सा देखिएगा। आइए अब इस लाइन को देखिए, कह रहा है कि बिहार भौगोलिक रूप से एक जो है क्या है भाई, मैदानी राज्य है। यह गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा एक समृद्ध क्षेत्र है। यह नेपाल के तराई क्षेत्र से नेपाल के तराई क्षेत्र से कहाँ तक, तो विंध्य एवं धारबार की चट्टानें, अभी हम लोग डायग्राम पे चीज़ों क्लियर करेंगे, तो यहाँ तक जो है ये फैला हुआ है, इनका फैला हुआ है। अगला लाइन है कि बिहार पूर्वी भारत में स्थित जो है राज्य है। अभी आपने देखा यहाँ पे बिहार स्थित है, जो भौगोलिक रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया बिहार को। भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर बिहार की मैं बात कर लूँ तो इन्हें 3 भागों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। एक तो है यहाँ पे देख सकते हैं पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, और यहाँ पे आप देखेंगे तो पठारी क्षेत्र। तो पर्वतीय क्षेत्र को भी हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। यहाँ पे सोमेश्वर की श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी, ये बहुत पूछता है। ये तीनों जो है ना वेस्ट चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में है। मैदानी क्षेत्र की बात कर ले तो उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा के मैदान को पूरा करेंगे। उसके बाद यहाँ पे धारवाड़ चट्टान की बात कर ले तो बहुत महत्वपूर्ण है। पठारी क्षेत्र की भाग की बात कर ले तो ये धारवाड़ चट्टान और विंध्य क्रम की जो चट्टान है, इससे भी हम लोग बहुत अच्छे से पूरा करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए एक बार डायग्राम पे चीज़ों को समझ लेते हैं, क्योंकि ये समझना जरूरी होता है। फ्रेंड्स आप सबको पता है कि गंगा नदी की बात कर लूँ तो बिहार के बीचों बीच बहती है, आप सबको पता है ये, है ना। ये गंगा नदी जो है बिहार के बीचों बीच बहती है। अब यहाँ से क्या क्या ध्यान रखना है जरा सा देखिएगा। बिहार का पर्वतीय क्षेत्र की बात कर ले तो ये जो वाला हिस्सा आप देख पा रहे हैं, है ना, पर्वतीय क्षेत्र या तराई क्षेत्र, ये जो यहाँ पे देखेंगे आप, मैं आपको यहाँ पे बोला हूँ ना, तो इसी में आपको ऊपर में दिखेगा ये जो कि पश्चिमी चंपारण में आपको दिखेगा, तो सोमेश्वर श्रेणी ये है। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा आपको दिखेगा, ये वाला हिस्सा, ये कहीं ना कहीं आपको ये सर ये दून घाटी है, और ये वाला जो हिस्सा आप देखेंगे ये रामनगर दून है ना। चर्चा करेंगे 1 to 1 सभी के बारे में डिटेल में भी, ठीक है ना। उसके बाद ये मैदानी क्षेत्र है, आप सबको पता ही होना चाहिए। और आप जैसे नीचे में आए, ये उत्तर गंगा का मैदान वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। और ये जो है दक्षिणी गंगा का मैदानी क्षेत्र है, और इसे भी अलग अलग भागों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। जैसे ये सोन और गंगा नदी का जो दोआब क्षेत्र है ना, तो चूंकि ये सोन नदी है और ये गंगा नदी है, बिहार के बीचों बीच बहती है, ये जो बीच वाला क्षेत्र है तो ये 2 नदियों के बीच में है, गंगा और सोन के बीच में, तो इसीलिए हम लोग दोनों के नाम से बोलते हैं कि ये दोआब क्षेत्र है। कौन सा, तो गंगा और सोन के दोआब क्षेत्र। ये जो मगध वाला क्षेत्र है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये गंगा के मैदान वाला क्षेत्र है और ये अंग का मैदान है। तो इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, बस आप 1 to 1 देखते जाइए। तो ये जो है आप देखेंगे तो ये उत्तर बिहार की जो नदियाँ हैं वो भी गंगा नदी में आके मिलेंगे, और दक्षिण बिहार की जो नदियाँ हैं इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग ये जो बिहार का जो विभाजन है ना, भौतिक विभाजन, उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब ये जो सारे पॉइंट्स हैं इसको कवर करते हैं, जैसे सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून, दून घाटी, उसके बाद यहाँ पे उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान, धारवाड़ चट्टान, और यहाँ पे विंध्य क्रम की चट्टान, इसमें क्या पाया जाता है, बहुत प्रश्न पूछता है यहाँ से। तो डायग्राम पे एक बार आप लोग रिविजन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो पर्वतीय क्षेत्र है तो कह रहा है कि बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय पर्वत की, ये देख सकते हैं हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग है। सीधे तौर पे बोले तो बिहार के उत्तर पश्चिमी जो वाला भाग है, ये वाला भाग के बारे में बात हो रहा है, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग कह रहा है कि ये जो एरिया है किसका, तो शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है ना। अब इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है ये भी पूछ देता है, तो ध्यान रखिएगा ये 932 है, 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
इसका मुख्य विस्तार अभी मैंने आपको बोल दिया कि जो भारत का पर्वतीय क्षेत्र या तराई क्षेत्र बोल सकते हो, ये पश्चिमी चंपारण में पूरे तरीके से है। इसे 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया। ये कौन सा है? तो सोमेश्वर श्रेणी, बहुत पूछता है यहाँ से क्वेश्चन, रामनगर, दून और यहाँ पे दून घाटी। तो ये जो सोमेश्वर श्रेणी है, पूछता है कि भाई इसका अवस्थिति कहाँ पे है, तो ये त्रिवेणी संगम पर नेपाल और बिहार की सीमा निर्धारित करता है सोमेश्वर श्रेणी, है ना। इनकी ऊंचाई की बात कर ले, बहुत प्रश्न पूछता है सोमेश्वर श्रेणी का, तो 874 ये मीटर है इनकी ऊंचाई है। आप देखेंगे यहाँ पे तो सोमेश्वर श्रेणी है ना, यहाँ पे ये वाला हिस्सा आपको दिखेगा सोमेश्वर श्रेणी, तो गलती मत करिएगा। अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो वही जो अभी मैं आपको बोला हूँ सोमेश्वर श्रेणी, ये बिहार की सबसे ऊंची चोटी है ना। डायग्राम पे आपने देखा, ये बिहार की सबसे ऊंची चोटी वही है सोमेश्वर श्रेणी। अब अगला देख लीजिए, अगला है भाई यहाँ पे रामनगर दून। इसका विस्तार जो है बहुत पूछता है, हरहा घाटी, इसका विस्तार कहाँ है भाई रामनगर दून का, तो ये हरहा घाटी में है। और इस क्षेत्र का अधिकतम ऊंचाई जो है ना हरहा घाटी का 240 मीटर है, ये भी ध्यान रखिएगा। दून घाटी की बात करिए, रामनगर दून है, और दून घाटी की बात करें तो इसका विस्तार सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच है। सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच है दून घाटी की बात कर लो तो। अगर आप मैप पे देखेंगे ना तो देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, जरा सा देख लीजिएगा, यहाँ पे सोमेश्वर श्रेणी है भाई, देख सकते हैं यहाँ पे सोमेश्वर श्रेणी है और यहाँ पे दून घाटी है ना। और यहीं पे जो है ये वाला हिस्सा रामनगर दून है, ये रामनगर दून है, ये बीच वाला दून घाटी है, और ये ऊपर में आप सबको पता ही है सोमेश्वर श्रेणी है, इसके बीच में है ना ये वाला, यही पूछा है। तो डायरेक्टली पूछा जाता है कि दून घाटी का लोकेशन कहाँ पे है, तो आपको ध्यान रख लेना है। अब जो है बिहार का मैदानी क्षेत्र को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये डेटा आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बिहार की बात करें तो बिहार के कुल भूभाग का कितना परसेंट, तो 96% जो है ये बिहार मैदानी भाग में अवस्थित है। आपको पता होना चाहिए बिहार में जो है पर्वत चोटियाँ बहुत कम है। ये मैक्सिमम एरिया जो है, कुछ पर्वत आपको यहाँ पे दिखेगा और कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा इस क्षेत्र में, बाकी आपको पूरा मैदानी क्षेत्र दिखेगा। अभी आपने मैप पे देखा, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछता है, ध्यान रखिएगा। तो बिहार के कुल भूभाग का कितना, तो 96% भाग मैदानी है। इस मैदानी भाग का निर्माण कहाँ से हुआ है, तो गंगा और उनकी जो सहायक नदियाँ है ना, उनके निक्षेप से होता है, मतलब कि हुआ है। अब देखिएगा, इस मैदान के मध्य भागों से जो है गंगा नदी बहती है। आपने देखा कि भाई बिहार के लगभग बीचों बीच होके गंगा नदी बहती है। गंगा नदी की अवस्थिति की बात कर ले तो फिर ऐसे बोल सकते हो कि गंगा नदी के अवस्थिति के आधार पर 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है ना। एक तो उत्तरी गंगा का मैदान जो कि अभी आपने देखा, और दूसरा दक्षिणी गंगा का मैदान। तो उत्तरी गंगा के मैदान को भी हम लोग यहाँ पे 3 उपवर्गों में बांट के पढ़ते हैं, अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो भाई, ये जो आप देख पा रहे हैं, गंगा नदी के उत्तर में नेपाल, गंगा नदी से उत्तरी वाला क्षेत्र, ये गंगा नदी बीचों बीच बहती है और यहाँ पे नेपाल तक कह रहा है कि इसका विस्तार है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। और दक्षिणी ढलान आप यहाँ पे देखेंगे तो इस साइड में जो है झारखंड के साइड में कुछ पठारी इलाका मिलेगा, उसके बाद ये मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए क्या महत्वपूर्ण है जरा सा देख लो, ये तो बेसिक बातें हैं। यहाँ से देखो, अच्छा, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र को हम लोग दोआब कहते हैं, मैं लिख भी दिया हूँ। ये सभी दोआब क्षेत्र जो है जलोढ़ मृदा एवं उर्वरता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, घाघरा और गंडक का जो दोआब वाला क्षेत्र है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और कोसी और गंडक नदी के बीच का जो दोआब वाला क्षेत्र है वो भी थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। तो यही है भाई, देखो आपके मन में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो भाई, आपको पता है ये गंडक नदी है, ठीक है ना, कुछ लोग को डाउट होगा, इसलिए ये गंडक नदी है और ये कोसी नदी है। तो ये दोनों के बीच का जो क्षेत्र है ना, ये दोआब क्षेत्र है। किसके नाम से जाना जाएगा, तो गंडक और कोसी के दोआब वाला क्षेत्र। महानंदा है, कोसी के बीच का जो ये क्षेत्र है, तो महानंदा और कोसी नदी का जो है दोआब वाला क्षेत्र होगा। ठीक है, तो बहुत आसान है, बेसिक बातें हैं, ये सब आपको पता है, मुझे पता है, क्योंकि हम लोग को कंप्लीट करना है मात्र 90 मिनट में, तो थोड़ा सा फास्ट में लेके चलूंगा। हाँ, क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा, सारे कंसेप्ट भी मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपने देख लिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जो कह रहा है कि दक्षिण गंगा के मैदान को थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो कह रहा है कि दक्षिणी गंगा का जो मैदान है ना, आप देखेंगे यहाँ पे मैप पे देखिएगा, तो गंगा नदी बीचों बीच बहती है और यहाँ पे दक्षिणी पठारी क्षेत्र है और ये गंगा नदी है। तो गंगा नदी के दक्षिण जाएंगे ना, तो ये वाला क्षेत्र भाई, ये वाला क्षेत्र होगा, है ना, ये वाला क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है। तो कह रहे गंगा नदी से दक्षिण और दक्षिण की पठारी वाला क्षेत्र के जो बीच में जो है, इनके मध्य वाला जो क्षेत्र है वो क्या है भाई, ये दक्षिण गंगा का मैदान है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि चूंकि उत्तरी गंगा का मैदान दक्षिणी गंगा के मैदान से बड़ा है, तो दक्षिणी वाला छोटा है और उत्तरी वाला गंगा का मैदान बड़ा है, आपको देखने से भी पता लग गया होगा। अब एक मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई जो दक्षिणी गंगा का मैदान है, इसका निर्माण कैसे हुआ। देखो, इसका निर्माण गंगा के अतिरिक्त पठारी नदियों के निक्षेप से हुआ है ना। और इस क्षेत्र को भी 3 उपवर्गों में बांटा गया है। एक तो आप देखेंगे तो गंगा और सोन का दोआब वाला क्षेत्र, मगध का मैदान और अंग का मैदान। ठीक है, प्रश्न यहाँ से बनता है, भड़ के माइंड में रखिएगा। देखो भाई, ये जो पठारी वाला क्षेत्र था, अभी आपने देखा, तो बिहार के दक्षिणी सीमा पर जो है पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पे आप देखिएगा ना, इस वाले क्षेत्र में बात कर रहा हूँ, ये वाला इधर पहाड़ी है और ये पठारी इलाका है। और यहीं पे जो है अलग अलग जो है लौह अयस्क पाया जाता है। बहुत पूछता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है ना, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता। अब क्वेश्चन क्या बनता है जरा सा देख लो। तो कह रहा है कि ये जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है किस जिला में
बिहार के किस जिला में फैला हुआ है, बहुत पूछता है। तो ध्यान रखना, ये रट लेना है धारवाड़ की चट्टानें, है ना। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो यह जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें मुंगेर, जमुई, नवादा और गया जिला में फैला हुआ है। मैं थोड़ा सा मैप पे दिखा देता हूँ। यहाँ से शुरू हो जाता है धारवाड़ की चट्टानें, ठीक है ना। ये वाला क्षेत्र के बारे में बात हो रही है, ध्यान रखिए। और एक प्रश्न पूछता है कि जो विंध्य क्रम की चट्टानें है, ये वाला है ना, जो विंध्य क्रम की चट्टानें, ये बिहार के कौन से जिला में है, तो कैमूर और रोहतास में फैला हुआ है। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है कि पायराइट जो है ना, पायराइट जो है कहाँ पे पाया जाता है, कौन से क्रम की चट्टाने पे। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैप से ही बता देता हूँ। ये जो आप देख पा रहे हो ना, रोहतास में जो फैला हुआ है ना भाई, रोहतास और कैमूर में, है ना। कौन से चट्टान है भाई, कितने लोग बता सकते हो। तो आप कहिएगा सर अभी तो आपने बता दिया कि यह जो है विंध्य क्रम की चट्टान, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा ना, विंध्य क्रम की चट्टान है। और यहीं पे क्या पाया जाता है भाई, पाइराइट, है ना। चूना पत्थर यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, गलती मत करिएगा, ये सब पूछता है। चूना पत्थर, है ना, चूना पत्थर। और दूसरा जो पाइराइट बहुत पूछता है, पाइराइट। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पाइराइट यहीं पे पाया जाता है ना। तो ये इसी क्रम के चट्टान में, विंध्य क्रम की चट्टान। और ये रोहतास जिला ऑप्शन देता है आपको, रोहतास में। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ से एक और पूछ देता है आपको, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहीं पे ये जो है क्वार्टजाइट जो है कौन से क्रम के चट्टान में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वार्टजाइट जो है कौन से क्रम के चट्टान में पाया जाता है, तो यह जो है, तो आप कहिएगा सर ये धारवाड़ क्रम के चट्टान। ये कौन सा क्रम का चट्टान है, ये ध्यान रखना ना, धारवाड़ क्रम के, धारवाड़ चट्टान में ये पाया जाता है। और इसमें कौन कौन सा जिला है, तो ये क्रम थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे धारवाड़ क्रम में कौन कौन सा जिला आता है, देखो भाई यहाँ पे मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, ये सब आ जाता है विंध्य क्रम के चट्टान में, या विंध्य चट्टान में कैमूर और रोहतास, ध्यान रखना। ये बहुत पूछता है, घुमा फिरा के पूछता है। बाकी जो काम का चीज़ है यहाँ पे देख लो, मैं लिख दिया हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिएगा फ्रेंड्स, जैसे उत्तरी गंगा के मैदान में कई मौन या चौर, समझ रहे हो ना, जहाँ पे गौखुर झील का निर्माण होता है, तो ये पाया जाता है। दक्षिणी गंगा के मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहते हैं। टाल बहुत पूछता है ना, कि टाल किस क्षेत्र को कहा जाता है। उत्तरी गंगा के मैदानी जो मैदानी क्षेत्र जहाँ पे बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है ना, तो उस क्षेत्र में गौखुर झील का निर्माण होता है, मैं आपको बता दिया हूँ, जो कि जिसे जहाँ पे पानी जमा हो जाता है उसे हम लोग चौर या मौन भी कहते हैं। और उत्तरी गंगा का मैदान जो है आप देखेंगे तो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, और दक्षिणी सुखाड़ के लिए, ये सब तो आपको पता ही है। अब ये जो लाइन है ये भी बहुत पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन जरा सा देख लीजिएगा, ठीक है। ये अलग अलग, जैसे धारवाड़ क्रम की चट्टान, विंध्य क्रम की चट्टान, टर्सरी क्वाटरनरी चट्टान, है ना। तो सबसे पुराना कौन है, उसके बाद कौन सा है, उसमें कौन कौन सा जिला आता है। तो धारवाड़ के क्रम की चट्टान में ध्यान रखना, अभी मैं बोला हूँ ना, ये प्री कैम्ब्रियन काल का है ना चट्टान है, प्री कैम्ब्रियन, समझ रहे हो ना, जो कि सबसे प्राचीन माना जाता है। ये सबसे प्राचीन होता है धारवाड़ क्रम की चट्टान में, आपको डायग्राम पे दिखा दिया हूँ। इसमें मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर आता है। ये बहुत पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ठीक है। ये बिहार में सबसे प्राचीन क्रम की चट्टान यही है, प्री कैम्ब्रियन, जिसे आप बोल सकते हो धारवाड़ क्रम की चट्टान। विंध्य क्रम की चट्टान ये दूसरा सबसे प्राचीन है, जिसे हम लोग प्री कैम्ब्रियन ही कहते हैं। इसमें कैमूर और रोहतास जिला आता है। मैंने आपको बोला कि चूना पत्थर के लिए, है ना, पायराइट के लिए बहुत ही प्रचलित है ये क्षेत्र। दूसरा सबसे प्राचीन है। इसमें सीमेंट उद्योग है ना, यही विंध्य क्रम की चट्टान। चूना पत्थर होगा तो जाहिर सी बात है सीमेंट उद्योग यहीं पे होगा। उसके बाद ये टर्सरी है, ये आप देखेंगे तो टर्सरी वाला क्षेत्र जो ऊपर वाला था, सुमेशर श्रेणी वाला, है ना। तो यह जो है प्लेस्टोसीन क्रम के जो है कह सकते हो कि समय का ये क्षेत्र है। और ये पश्चिमी चंपारण में फैला हुआ था, अभी आपने मैप में देखा, ठीक है ना। और सोमेश्वर पहाड़ी स्थित इसी में है, सोमेश्वर की पहाड़ी इसी क्षेत्र में स्थित है, टर्सरी वाले क्षेत्र में। और सबसे नवीन पहाड़ी यही है ना। क्वाटरनरी की बात कर ले तो ये प्लोस्टीन एवं जो है हीलोसीन समय काल की ये चट्टाने हैं। और गंगा के मैदान इसमें आता है। ये चट्टानी नहीं कहूँगा, ये मैदानी भाग है, आज से बोल सकते हो ये मैदानी भाग है, ठीक है ना। और ये जो मैदानी इलाका है ना, गंगा के मैदानी क्षेत्र, चाहे दक्षिणी गंगा की बात कर लो, मतलब कि दक्षिणी गंगा के मैदान या उत्तरी गंगा के मैदान, तो वो उसमें आ जाता है। तो बस ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, माइंड में रखिएगा। जितना क्वेश्चन करवा दिया हूँ, क्वेश्चन यहीं से आएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा, मैं बार बार कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो अगला चैप्टर है हम लोगों का बिहार की जलवायु। जो चैप्टर है बिहार की जलवायु बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन बनता है और भर भर के पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन बनता है कि बिहार की जलवायु कौन सी है, तो ये ध्यान रखना। बिहार की जलवायु जो है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, ये आप जो देख पा रहे हो, बिहार की जलवायु कौन सी है, तो यह जो है उपोष्ण कटिबंधीय या फिर कह सकते हो मानसूनी जलवायु है। दोबारा सुनिए, बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय या मानसूनी जलवायु है बिहार की जलवायु। अब कई बार यहाँ से पूछ देता है ना कि भाई बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं, तो अक्षांशीय स्थिति है, उत्तर का जो है हिमालय वाला क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी है, उच्चावच है, मानसून का प्रभाव इत्यादि ये सब शामिल होता है। ये बेसिक बात है। देखो भाई मैं और डिटेल में नहीं जाऊँगा, बड़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्टली आ जाते हैं कि चूंकि अलग अलग भूगोल बेता है, तो बिहार के जलवायु को भी ना अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो भाई प्रश्न यहाँ से पूछता है ना, यहाँ से कि कोपेनहेगन जो है भूगोल बेता थे, तो इन्होंने जो है उत्तरी बिहार की जलवायु को किस नाम से बोला है, कि इन्होंने नाम दिया CWG, ठीक है बॉस। और इन्होंने दक्षिण बिहार का जो नाम दिया है भूगोलवेता कोपेनहेगन, इसका नाम था कोपेन, तो इन्होंने दक्षिण बिहार को AW से जो है यहाँ पे पुकारा है ना, नाम दे दिया कि भाई AW, बस इतना ध्यान रखना। तिवार्थ के अनुसार इन्होंने उत्तरी बिहार को CAW यहाँ पे बोला और दक्षिणी बिहार को AW बोला। उसका यहाँ पे थॉर्न बेट के अनुसार देखा जाए तो इन्होंने क्या किया,
कि बिहार के जलवायु को उत्तरी पश्चिमी संकीर्ण वाला जो क्षेत्र है इन्होंने कैपिटल सी, कैपिटल बी और यहाँ पे डब्ल्यू से पुकारा, और शेष जो बाकी बिहार था इन्होंने CA और .W आप देख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछता था। ये वाला आपको ध्यान ही रखना है यहाँ पे कोपेन और टीवार्थ के अनुसार कि बिहार के जो अलग अलग क्षेत्र थे तो कौन कौन से जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया और इसका संकेत क्या है, प्रश्न पूछ लेता है यहाँ से। ठीक, अब यहाँ पे ऋतु को थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो सामान्यतः बिहार में देखा जाए ना 3 वर्षा ऋतु है ना, मैं मेंशन भी कर दूँ कि बिहार में सामान्यतः 3 ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ग्रीष्म ऋतु, और इसका टाइम पीरियड जो होता है ये मार्च से लेकर जून के मध्य तक होता है ना। ग्रीष्म ऋतु, तापमान जाहिर सी बात इस समय ज़्यादा होगा, तापमान में वृद्धि लगातार होता है इस समय, जाहिर सी बात है। आप सबको पता है कि बिहार मतलब कि मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती है जिसे लू कहा जाता है, बहुत पूछता है, तो ध्यान रखना ग्रीष्म ऋतु में। यहाँ से बस इतना ध्यान रखिए, जहाँ पे गर्मी होगा तो जाहिर सी बात है कि बिहार का जो औसतन तापमान होता है ना 32 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गर्म क्षेत्र होता है ना बिहार में देखा जाए तो गया वाला क्षेत्र होता है ना, गया जिला। अब गया जी नाम हो गया, आप सबको पता है, यहाँ पे लगभग 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो सबसे ज़्यादा गर्मी यहीं पे होता है गया में, और सबसे ज़्यादा ठंडी भी गया में ही होता है। एक लाइन और यहाँ पे लिख दिया हूँ कि मानसून आने के पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है, जिसे नार्वेस्टर, क्या नाम से, तो नार्वेस्टर या काल बैशाखी कहते हैं, बहुत पूछ लेता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख लो कौन सा है भाई, एक मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है वर्षा ऋतु। समय काल है मध्य जून से लेकर अक्टूबर तक। जैसे बात है इस समय गर्मी भी कम होगा, वर्षा भी कम होगी, है ना। नहीं, वर्षा कम नहीं होता, इसमें वर्षा ज़्यादा होता है ना इस समय में। जो ये जो वर्षा ऋतु है, नाम ही आपको दिख रहा होगा वर्षा ऋतु, तो इसमें लगभग 112 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, और ये मध्य जून के आसपास में ये वर्षा होगी। हालांकि वर्षा का टाइम पीरियड बिहार में देखा जाए तो ये जुलाई और अगस्त में देखा जाए तो सर्वाधिक वर्षा होता है। और देखो बिहार में एक चीज़ ध्यान रखना, बिहार में सबसे ज़्यादा जो वर्षा जो होता है वो किशनगंज जिला में है ना, 205 सेंटीमीटर तक होता है। और सबसे कम वर्षा जो है कहाँ पर होता है, तो ये सबसे कम वर्षा, इसे सही कर लीजिएगा क्योंकि ये डेटा थोड़ा सा पुराना है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे कम वर्षा जो होता है ये अब अरवल में है। 2000 चूँकि 23-24 का जो डेटा आया है ना, 23-24 का आर्थिक समीक्षा का, तो इसमें अरवल टिक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अरवल जिला है ना, पटना से अलग हुआ था, आप सबको पता ही है। लगभग 63.5 सेंटीमीटर तक यहाँ पे वर्षा होती है। अब सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे, किशनगंज में ही होता है। हालांकि ये डाटा जो अभी आया है ये 204.7 है, तो लगभग 5 सेंटीमीटर तो हो ही गया। अब देखो भाई एक लाइन और ध्यान रखिएगा, बिहार में दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक बारिश होती है। बिहार में उत्तरी भाग अधिक वर्षा होती है, ये भी ध्यान रखना, और बिहार के उत्तरी भाग बाढ़ से भी प्रभावित होता रहता है, और दक्षिणी भाग जो है सूखा रहता है, ये सब आप जानते ही है। अगला यहाँ पे देखिएगा भाई शीत ऋतु, अभी जो है कहीं ना कहीं शीत ऋतु ही है, ये चूंकि अक्टूबर से लेकर फरवरी तक शीत ऋतु रहता है। दोबारा सुनिए, शीत ऋतु का जो समय काल होता है, टाइम पीरियड होता है, समय काल होता है अक्टूबर से लेकर फरवरी तक रहता है, क्योंकि मानसून लौटने के साथ साथ बिहार में शीत ऋतु का प्रवेश हो जाता है। तो बिहार में सबसे ज्यादा ठंडा वही होता जो है, यहाँ पे आप देख लो दिसंबर और जनवरी में होता है, क्योंकि अभी कड़क ठंड है, आप सबको पता ही होना चाहिए, है ना। और सबसे ज़्यादा ठंडा वाला क्षेत्र जो है गया जिला है, ध्यान रखना, गया, और सबसे गर्म वाला क्षेत्र ही गया जिला है। एक लाइन और ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पे लिख दिया हूँ, दिसंबर जनवरी के मध्य जो है भूमध्य सागर से आने वाली यहाँ पे क्या है, शीतोष्ण चक्रवात के कारण ही क्या है, पश्चिमी एवं मध्य बिहार में हल्की फल्की बारिश होती है, जो कि रबी फसल के लिए उपयुक्त होता है। अब देखो यहाँ पर कई बार ये प्रश्न पूछ लेता है कि बिहार में कृषि के हिसाब से या फिर बिहार में कृषि के आधार पर जो जलवायु का वर्गीकरण किया गया, थोड़ा सा इसे भी हम लोग देख लेते हैं। जोन 1 जोन 2 ये सब जो है पूछता है यहाँ से क्वेश्चन। तो एक लाइन यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ कि बिहार में कृषि की दशाओं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है ना। तो आप देख सकते हैं दक्षिणी बिहार के तीसरे वर्ग को भी आप देखेंगे तो 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिखेगा ये वाला क्षेत्र है ना। तो आप इसे नाम दे सकते हो जोन 1 है ना, यहाँ पे लिख दूँ क्या, हालांकि मैं लिख दिया हूँ, देख सकते हो इसे जोन 1 एग्रो क्लाइमेट जोन 1 लिख लो ना, जोन 1 जो है ना, जोन 1 इसमें खासतौर पे देखेंगे तो कौन कौन सा बिहार का कौन सा क्षेत्र आता है, तो आप एक सर उत्तर पश्चिमी वाला क्षेत्र आएगा, है ना। इसमें जलोढ़ मिट्टी की मात्रा ज़्यादा होगा, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता होती है, जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता होती है। और इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन ना गन्ना का होता है, गन्ना का उत्पादन होता है। ये वाला जो एरिया आप देख पा रहे हैं ये है जोन 2 है ना, जोन 2 है भाई। जोन 2 में आप देखेंगे तो यहाँ पे किशनगंज जिला है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से टकराता है ना भाई यहाँ पे हवाएं, तो यहीं पे जाके ज़्यादा वर्षा होता है। तो जोन 2 में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, तो ज़्यादा वर्षा होगा तो यहाँ पे फसल भी वर्षा वाले फसल होंगे, खासतौर पर यहाँ पे मक्का, चाय, जूट का ज़्यादा होता है। यहाँ पे कौन सा फसल होता है, मक्का, चाय, जूट की फसल ज़्यादा हो। जो तीसरा जोन है ना, इसे अब ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये चूँकि जोन 1 था ये, और ये जोन 2 था ना, जोन 2 था, अभी मैं आपको दिखाया ना, जोन 2 था ये, ठीक ना। और ये तीसरा जोन का जोन तीसरा ए है, ठीक है ना, लिख दो क्या, तो जोन तीसरा है, ऐसे बोल सकते हो, ये तीसरा का ए है। तो इस क्षेत्र में क्या होता है, कम बारिश होता है, तो इसमें मोटे अनाज होता है ना, मोटे अनाज होता है। और अगला जो फ्रेंड्स है ये वाला जो है जोन तीसरा का बी जो है ना, जोन
तीसरा का बी जो है ये वाला शब्द, तो इसमें ये सारे जिला आता है, बक्सर उक्सर सब इसी में आ जाता है, रोहतास कैमूर। तो चूंकि सोन नदी परियोजना है ना, तो इससे यहाँ पे फायदा हो जाता है, तो यहाँ पे फसल अच्छे हो जाते हैं, तो माइंड में रखिएगा थोड़ा सा, ठीक। चलो, तो यहाँ पे आप देख लो कि ये जोन है और ये जिला है। तो जोन 1 में 13 जिला है, अभी आपने देखा कौन कौन सा है, तो देख सकते हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय। जोन दूसरा में 8 जिला है, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया, ये सब है। ये जोन तीसरा का ए में जो है कौन कितने जिला है भाई, 6 जिला है, भागलपुर, बांका, मुंगेर, ये सब जिला है, उसका शेखपुरा, लखीसराय इसमें आता है। जोन तीसरा का बी में देख सकते हो 11 जिला है, जिसमें बक्सर हो गया आपका, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, ये सब नवादा आ जाता है, ठीक है। हालांकि मैं एक एक करके एकदम छोड़ा छोड़ा के मेंशन करते, जैसे जोन 1 में देखा जाए तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र इसमें आता है। तो इसमें इस क्षेत्र में जो वर्षा होता है 104 से लेकर 145 सेंटीमीटर तक, और खादर मिट्टी इस क्षेत्र में पाया जाता है ना। इसमें मुख्य फसलें धान, गेहूं, अरहर, गन्ना, मक्का होते हैं। जोन दूसरा में उत्तरी पश्चिमी वाला क्षेत्र आता है, डायग्राम पे आपने देखा, यहाँ पे वर्षा जो होती है ना 120 से 140 सेंटीमीटर होता है, तो जाहिर सी बात यहाँ पे वर्षा ज्यादा होगा। आपने देखा अभी किशनगंज वाला क्षेत्र सब है ना, तो जूट, धान, चाय, मक्का का खेती यहाँ पे होता है। अगला जो यहाँ पे देख सकते हो जोन तीसरा है ना, तो उसमें भी ए और बी कैटेगरी में बांटा गया है। इस क्षेत्र में जोन तीसरा में खासतौर पर दाल की ना फसलें ज़्यादा होती है। अगला चैप्टर है आप लोगों का, आप देख सकते हो चैप्टर का नाम है बिहार की अपवाह तंत्र। यहाँ से 2 क्वेश्चन कंफर्म रहता ही आता है, ठीक है। आइए 1 to 1 एक एक करके हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये जो बिहार की अपवाह तंत्र है ना, यहाँ से पूछता है बहुत क्वेश्चन है ना, भर भर के आता है, जरा सा देख लीजिएगा। तो देखो कह रहे हैं कि बिहार अपवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है, जाहिर सी बात है ही। बिहार में मेन नदी गंगा है, लगभग आप देखेंगे तो बिहार के बीचों बीच से होकर बहती है, उनके सहायक नदी है ना, जो कि ये बिहार में नदी तंत्र की बात कर ले तो ये समृद्ध नदियाँ हैं ना, अलग अलग नदियाँ हैं, पहाड़ से निकलने वाली नदियाँ है ना, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। उसके बाद यहाँ पे पठारी नदियाँ है ना, देखेंगे 1 to 1 करके। तो कह रहे हैं कि अपवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को 2 उपवर्गों में या फिर 2 वर्गों में, 2 उपवर्ग नहीं कहूँगा, 2 वर्गों में विभाजित किया गया। एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और एक पठारी नदियाँ। इसका क्रम आपको ध्यान रखना है ना, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और पठारी नदियाँ को भी ध्यान रखना है। तो ये डायग्राम को थोड़ा सा, हालांकि यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, दोनों डायग्राम में मेंशन किया हूँ, आप देख सकते हो। ये गंगा नदी है जो कि बिहार के बीचों बीच होकर बहती है, ये कई बार मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना, और ये जाके बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद यहाँ पे नेपाल से निकलती है ना, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ है ना, अलग अलग नदियाँ, यहाँ पे पठारी नदियाँ होगा, इसको भी हम लोग 1 to 1 करके चर्चा करेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है भाई, ठीक है ना, ये नदी आपने देख लिया ना, मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाया हूँ ना, इसे माइंड में रख लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी का सभी, एक भी क्वेश्चन नहीं मिस करना है यहाँ से, ठीक है ना। नेपाल से निकलने वाली नदियाँ ये है, हिमालय से, ये पठारी नदियाँ हैं, दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। तो आइए देखो भाई, ये क्रम आपको याद रखना है, मैं थोड़ा सा याद करवा, देखो भाई ये गंगा नदी है, अभी आपने देख लिया, जूम कर दो, और लो जूम कर दिया हूँ, देखो ये बिहार का मैप है, मैं थोड़ा सा बिहार का मैप ये है, ऑलरेडी मैं पूरा कर रहा हूँ, नोट्स आपको मिल चुका है, जिनको नहीं मिला है तो कैसे मिल सकता है आप लोग को पता ही है, तो भाई ले लो, रिवीजन कर लेना, बिहार के सारे एग्जाम, इवन बीपीएससी तक का तैयारी हो जाता है। बिहार है, देखो इसको याद कैसे रखना है, देखो भाई ये गंगा नदी बिहार के बीचों बीच होकर बहती है, मैंने आपको अभी बता दिया हूँ, जैसा देख लो ये है ना, देखो तो गंगा में जो मिलने वाली नदी है ना, उत्तर की तरफ से घाघरा से शुरू करना है, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी है ना, उसके बाद महानंदा, ये ध्यान रखना क्रम। देखो घाघरा से गंडक बहुत आसान है, पहले घाघरा शुरू करना, घाघरा से गंडक, गंडक से बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक से बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। मेचू को छोड़ देना, चाहो तो मेचू को भी थोड़ा सा ध्यान रखना को, ये माइंड में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे ये उत्तर की तरफ से, मतलब कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, ये सब था है ना। उसके बाद यहाँ पे दक्षिण, मतलब कि पठारी जो नदियाँ है ना, जैसे कर्मनाशा से शुरू करना है, सोन है, पुनपुन है, फाल्गु है, मोहना है ना। उसके बाद यहाँ पे अजाई है, और ये गंगा नदी तो आप सबको पता है, ये तो ढेर से बात है, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, क्योंकि ये नदियाँ कहाँ पे मिलती है, ये क्रम भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न पूछता है कि इनमें से कौन जो है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, या फिर कौन इसमें से पठारी नदियाँ हैं। तो भाई इधर दक्षिण बिहार की जो नदियाँ हैं ना, ये सब का सब पठारी नदियाँ हैं, और उत्तर बिहार की नदियाँ सब हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, ठीक है ना। तो दोनों में क्या फर्क है भाई, यहाँ पे मेंशन भी कर दिया हूँ, देख लो भाई एक बार सर गाँव से। तो कह रहा है कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, तो इसमें पूरे साल भर पानी होगी है ना, इसका प्रवाह तेज होगा, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ है ना, उत्तर से दक्षिण की तरफ बहेगी, प्रवाहित होती है, ये बड़े डेल्टा बनाती है, ये जो है मार्ग परिवर्तन और गोखुर झील का निर्माण करेगी, क्योंकि उस नदी में क्या होगा ना, जो उत्तर की तरफ से आती है नदी है ना, मतलब कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ का प्रवाह तेज होता है, तो ये गोखुर झील का निर्माण करती है। अत्यधिक जो है जल संग्रह होता है, जल उसमें ज़्यादा होता है, बाढ़ जाहिर सी बात उसमें होगा ही है ना। और अलग अलग नदियाँ है, आपने देख लिया। पठारी नदी की बात कर लो तो इसमें वर्ष भर जो है पानी नहीं होता है, वर्षा के मौसम में ही पानी होगा, तो वही यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, ठीक है ना। इसमें कम पानी होती है, ये डेल्टा का निर्माण करती है, ये सीधे गमन करने वाली नदियाँ होता है, बाढ़ की संभावना कम होती है, इसमें सोन, पुनपुन, फाल्गु आ जाए, ये सब नदी आता है। इसे जो है कह सकते हो कि ये जो नदियाँ होती है ना, प्रौढ़ अवस्था की नदियाँ होती है ना, इसमें जल कम होगा, तो जैसे बात
ये ध्यान रखना कुछ बेसिक। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे गंगा नदी की बात कर लो, है ना, तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी जो जहाँ से निकलती है, जहाँ से बनती है, ऐसे उद्गम, जिसका उद्गम होता है, जन्म होता है, तो उत्तराखंड में जो गंगोत्री ग्लेशियर है, आप सबको पता होना चाहिए, वहाँ से निकलती है। और बिहार में जो प्रवेश करती है कहाँ पे, तो भाई आपको ये भी पता होना चाहिए, बिहार में प्रवेश करती है कौन से जिला में? तो बक्सर जिला में प्रवेश करती है ना बिहार में। तो बिहार में कहाँ पे? तो बक्सर जिला में। गंगा नदी जो बिहार में जो प्रवेश करती है बक्सर जिला में, ध्यान रखना, बक्सर जिला में प्रवेश कर जाती है और ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो बिहार में इनकी जो टोटल लंबाई है गंगा नदी की 445 किलोमीटर है, ठीक है ना। घाघरा नदी की बात कर लूँ भाई, तो ये कहाँ से भाई? नेपाल तिब्बत वाला क्षेत्र से निकलता है घाघरा नदी, और गंगा में जो मिल जाती है कहाँ? ये बक्सर टिक कर लीजिएगा, है ना, यहाँ पे बक्सर जिला है ना। अच्छा, ये भी प्रश्न पूछता है कि ये जो घाघरा नदी है बिहार में कहाँ पे प्रवेश करती है? तो यहाँ पे लिख लेना सिवान में, है ना, सिवान में प्रवेश करती है, सिवान जिला में बिहार में प्रवेश करती है। और गंगा में सारण जिला में मिल जाती है ना, यहाँ पे जो संगम या मुहाना, मतलब गंगा में जहाँ पे मिल जाता है ना, तो गंगा में सारण जिला में मिल जाती है और इनकी टोटल लंबाई 83 किलोमीटर के आसपास में है। गंडक की बात कर लूँ तो ये नेपाल हिमालय से निकलती है और ये जो बिहार में प्रवेश करती है ना, सोमेश्वर पहाड़ी आपने देखा था अभी कुछ देर पहले, मैंने आपको पढ़ाया था, है ना, सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ पे? तो पश्चिमी चंपारण में, तो वहीं पे बिहार में प्रवेश करती है। और गंगा नदी में पहलेजा घाट, बहुत पूछता है, पहलेजा घाट के पास जो है आके मिलती है, ठीक है ना, पहलेजा घाट। ये गंडक है, बूढ़ी गंडक मत टिक कर दीजिएगा। अच्छा, ये पहलेजा घाट नहीं देगा ना गंडक नदी का, जो गंगा में जहाँ पे मिलती है, तो यहाँ पे सोनपुर देता है। अब यहाँ पे सोनपुर देता है, जो ये सारण जिला में ही आता है ना, सोनपुर के पास, तो ये भी टिक कर सकते हो। बिहार में लंबाई लगभग इसका ये है, ठीक है। बूढ़ी गंडक की बात कर ले, यहाँ पे देख सकते हो, तो ये जो है सोमेश्वर पहाड़ी से इसका उद्गम स्थान है बूढ़ी गंडक का, ठीक है ना। बिहार में जो प्रवेश करती है तो ये पश्चिमी चंपारण जिला में, आपको पता होना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खगड़िया जिला, आप सबको पता है ना, खगड़िया जिला में आके ना, खगड़िया में गंगा में आके मिल जाती है, बहुत पूछता है, माइंड में रखिएगा, ठीक। और इनकी टोटल लंबाई 420 किलोमीटर लगभग बिहार में है। बागमती की बात कर ली, नेपाल के महाभारत श्रेणी वहाँ से निकलती है और ये जाहिर सी बात है बागमती कोसी। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि भाई बिहार में कहाँ पे प्रवेश करती है बागमती नदी, तो भाई ये सीतामढ़ी जिला में, है ना, सीतामढ़ी में प्रवेश करती, सीतामढ़ी जिला में जो है बिहार में प्रवेश करती है। और बागमती नदी जो है कोसी नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है ना। इनकी 394 किलोमीटर लंबाई है। कमला देख लीजिए, तो कमला नदी भी देखा जाए तो नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलती है, यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूँ। और ये बिहार के मधुबनी जिला में प्रवेश करती है ना, मधुबनी जिला में प्रवेश करती है और कोसी नदी में ये भी जाके मिल जाती है। कोसी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। कोसी नदी गोसाई स्थान का नाम आपने सुना है ना, तो वहीं से निकलती है, उसका उद्गम स्थान है। लेकिन सुपौल जिला में, सुपौल में जो है ना, गंगा में प्रवेश कर, सॉरी बिहार में प्रवेश करती है, गंगा बोल दिया, बिहार में प्रवेश करती है, ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रखना है। और ये गंगा में कहाँ पे? तो कुर्सेला, जो कटिहार जिला है ना, कुर्सेला जो कटिहार जिला में पड़ता है, कटिहार में, वहीं पे जाके गंगा में मिल जाती है। बहुत पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 260 किलोमीटर के आसपास में इसकी टोटल लंबाई। उसके बाद ये महानंदा, सबको थोड़ा सा देख लीजिएगा। महानंदा की बात करिए, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलती है और गंगा में जो है मालदा में मिल जाती है। 360 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कर्मनाशा, ये बहुत ही, ये भी इंपॉर्टेंट है, कर्मनाशा को ध्यान रखना, ठीक है ना। तो कर्मनाशा विंध्य पहाड़ी से निकलेगी और ये बिहार में कहाँ पे प्रवेश करते हैं, ये भी बहुत पूछता है। कर्मनाशा तो कैमूर जिला में, है ना, नाम से पता चल रहा होगा, कैमूर जिला में बिहार में प्रवेश करती है। जो विंध्य पर्वत है वहाँ से निकलती है और कहाँ पे? गंगा में चौसा, जो कि बक्सर जिला में पड़ता है, आपको पता होना चाहिए। तो बक्सर जिला के चौसा में जाके मिल जाती है गंगा नदी में, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। अगला है सोन नदी। अब ये भी बहुत पूछता है क्वेश्चन, क्योंकि ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है, ठीक है ना। अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी निकलता है। ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी है। और ये पूछा जाए कि भाई जो सोन नदी है बिहार में कहाँ पे प्रवेश करती है? तो रोहतास जिला में बिहार में प्रवेश करती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और दानापुर, आप सबको पता है, पटना जिला में है, तो गंगा में जाके दानापुर में मिल जाती है। बहुत पूछता है। पुनपुन नदी, तो झारखंड के पलामू से निकलती है ये नदियाँ, बिहार के औरंगाबाद में आके प्रवेश करती है, बिहार में प्रवेश करती है, बिहार जिला के औरंगाबाद में, ठीक है ना, औरंगाबाद में पुनपुन नदी निकलती कहाँ से? झारखंड के पलामू जिला से। गंगा में फतुहा, ये भी पूछता है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो बिहार में फतुहा में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। पूछता है कहाँ पे? फाल्गु या निरंजना, ये छोटा नागपुर के पठार से निकलता है, बहुत निकलती है ये नदियाँ, और बिहार के गया जिले में प्रवेश करती है। तो ये तो बेसिक बातें आपको लोकेशन से भी पता चल गया होगा, आपने देखा होगा तो। और गंगा नदी में कियोल नदी के साथ गंगा में मिल जाती है। कियोल नदी के साथ कहाँ पे? गंगा में मिल जाती है। सॉरी, कियोल नहीं होगा, पुनपुन नदी के साथ गंगा में मिलती है, माफी चाहता हूँ, पुनपुन नदी के साथ। उसके बाद अजय की बात कर ले तो ये जमुई जिला उद्गम स्थान है इसका, और गंगा में पश्चिमी बंगाल में जाकर मिलती है। किऊल की बात कर ले तो हजारीबाग झारखंड से निकलती है, गंगा में लखीसराय, बहुत वेरी वेरी। अच्छा, बिहार में किऊल नदी प्रवेश कहाँ पे करती है, किस जिला में, ये भी पूछता है, तो ध्यान रखना, जमुई जिला में, है ना। बिहार में जमुई जिला में प्रवेश करती है, हजारीबाग झारखंड से निकलती है, गंगा में जाके लखीसराय के पास गंगा मिल जाती है। अजय नदी की बात कर ले तो इसका उद्गम स्थान देवघर झारखंड से है। अच्छा, अजय नदियाँ जो है बिहार में कहाँ पे प्रवेश करती है, ये भी पूछा जा सकता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। हाँ, जमुई में, ठीक, बिल्कुल
जमुई जिला में बिहार में प्रवेश करती है। उद्गम स्थान है देवघर झारखंड में। और भागीरथी नदी, भागीरथी नहीं होगा, इसे सही कर लेना, ठीक है ना। ये पश्चिम बंगाल में जाके है ना, ये वेस्ट बंगाल में जाके गंगा में मिल जाती है पश्चिम बंगाल में। तो ये थोड़ा सा डेटा माइंड में रखिएगा, काम हो जाएगा। अब गंगा नदी के बारे में कुछ बेसिक बातें। उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। टोटल लंबाई भारत में 2525 किलोमीटर, बिहार में 442 किलोमीटर। तो ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिला के चौसा के समीप बिहार में प्रवेश करती है और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाती है। कटिहार भागलपुर से सीमा बनाती है। और बिहार में 12, पश्चिम बंगाल में, अच्छा बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। और इस दौरान गंगा नदी 12 जिलों से गुजरती है, बिहार के 12 जिलों से। ये प्रश्न पूछा गया है ना, मैं लिख दिया हूँ। गंगा नदी बिहार में सर्वाधिक लंबा, गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई जो है कहाँ पे, तो बिहार के पटना में है ना, पटना जिला में है। सबसे ज़्यादा लंबा पटना में है, पटना जिला में वही है। गंगा नदी की सहायक नदी है, आपने देखा घाघरा, गंडक, कोडी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन, ये सारी नदियाँ हैं, अभी आपने देखा। गंगा नदी बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है और यह अंततः बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। गंडक नदी के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो गंडक नदी को नारायणी, मैदानी भाग में नारायणी के नाम से जाना जाता है। और इसका अलग अलग और नाम है मैदानी भाग में, जैसे सप्तगंडकी, शालिग्रामी। नेपाल में जो है शालिग्रामी के नाम से गंडक को जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसी गंडक नदी से गोल गोल जो काले पत्थर होते हैं ना, जो जिसे शालिग्राम पत्थर कहते हैं ना, गंडक नदी से ही निकलते हैं, इसलिए नेपाल में शालिग्रामी के नाम से इसे जाना जाता है। गंडक नदी की जो सहायक नदियाँ हैं, जैसे काली हो गया, काली गंडक, त्रिशूली है ना, बूंदी गंडक, ये सब इनकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। घाघरा नदी तो मैं आपको बता दूँ, ये मानसरोवर से निकलती है, मानसरोवर से तिब्बत में के पास मानसरोवर झील है ना, वहाँ से निकलती है। ये बेसिक बातें माइंड में थोड़ा सा रखिएगा। इनका अन्य जो नाम है सरयू है, मैदानी भाग में सरयू के नाम से जानते हैं। गोगरा, करनाली आदि नेपाल में इनका नाम है घाघरा नदी का। इसकी सहायक नदियाँ जो है, जैसे राप्ती है ना, राप्ती है, छोटी गंडक है, शारदा, इनकी भैरी, सीती, इनकी सहायक नदियाँ हैं। बूढ़ी गंडक के बारे में अभी आपने देख ही लिया, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसका सहायक नदी जैसे मसान हो गया, वालोर हो गया, त्यूल हो गया, धनौती हो गया, इनकी जो है कुछ इसका जो अन्य नाम है खासतौर पे ऊपरी भाग में, तो सिकरहाना नाम है ऊपरी भाग में, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। बागमती को देख लीजिएगा एक बार ससुरी निगाहों से, हालांकि मैं तो बता ही दिया, देखना क्या, सब कुछ तो बताइए दिया हूँ। बिहार का कोसी नदी की बात करें तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। गंगा नदी में प्रवेश करती है कहाँ पे कोसी नदी, तो कटिहार जिला में कुरुशेला के पास। बस यहाँ से इतना ही क्वेश्चन बनता है। हाँ, इनका जो सहायक नदी है ना, तो जैसे अरुण हो गया, तामोर हो गया, लिखू हो गया, दूध कोशी हो गया, बहुत पूछता है, ताम कोशी हो गया, इंद्रावती हो गया, सुन कोशी हो गया, जितना कोशी लगा होगा ना सब कोसी नदी का सहायक नदी है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा सा महानंदा को, तो ना, तो देखो महानंदा की मैं बात कर लूँ तो ये पश्चिम बंगाल के कहाँ से, तो दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए मालदा, पश्चिम बंगाल में गंगा में जाके मिल जाती है। ये उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदियाँ हैं, अभी आपने देख लिया। इनकी सहायक नदी है जैसे पेनोर हो गया, नागर हो गया, बालाशर हो गया, मेची, इनकी सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा कर्मनाशा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपवित्र नदी के नाम से जाना जाता है कर्मनाशा को। यहाँ पे आप देखेंगे तो इनकी उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती है और यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारण करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कर्मनाशा नदी, है ना। और ये खासतौर पे बक्सर चौसा में गंगा नदी में, बक्सर जिला के चौसा में आके गंगा नदी में मिल जाती है ना। दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदियाँ यही है। उसके बाद यहाँ पे बात कर ले सोन नदी, तो डेहरी बांध से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, आपको पता होना चाहिए। तो डेहरी बांध जो है इसी सोन नदी पर है। इंद्रापुरी बैरेज जो है रोहतास जिला में इसी बांध पर है। वान सागर बांध मध्य प्रदेश में इसी नदी सोन नदी पर है। और ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है ना, आप सबको पता है। अमरकंटक की जो मैकाल श्रेणी ना, वहाँ से निकलती है। ये बिहार में रोहतास जिला में आके प्रवेश करती है। गंगा की मैं बात करूँ तो गंगा का सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। उसके बाद दूसरी सबसे सहायक नदी वही है, क्या नाम है इसका, सोन नदी। तो यहाँ पे लिख भी दिया हूँ कि भाई यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे जो सहायक नदी है ना, ये कौन सा है, तो सोन नदी है। पूछता है बहुत। इसकी प्रमुख नदी है जैसे रिहंद हो गया, कन्हार हो गया, उत्तरी कोयल हो गया, इनकी प्रमुख सहायक नदी है। पुनपुन नदी से जो मैं बता दिया हूँ वही चीज़ें हैं अभी कुछ देर पहले, बस इसको ध्यान रख लेना। अच्छा, एक जो फाल्गु नदी की बात, तो इसी फाल्गु नदी पर जो गयाजी डैम है ना, रब्बर डैम जिसे गयाजी डैम कहते हैं, इसी फाल्गु नदी पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो गलती मत करिएगा। अब एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा बिहार में नदियों के किनारे प्रमुख शहर, जैसे गंगा नदी के किनारे कौन कौन सा शहर है, जैसे पटना, मोकामा, मुंगेर, भागलपुर, बक्सर। ये पूछता है कि मुझे कौन सा गंगा नदी के किनारे नहीं है ना, तो माइंड में रखिएगा। गंडक नदी के किनारे प्रमुख जैसे हाजीपुर, सोनपुर, ये सब इसी का है। बूढ़ी गंडक के किनारे जैसे मुजफ्फरपुर, खगड़िया, समस्तीपुर गंडक नदी के किनारे हैं। बागमती नदी के किनारे दरभंगा है, फाल्गु के किनारे गया है। पुनपुन जो है की बात कर ले, पुनपुन या गंगा नदी फतुहा जो है दोनों के किनारे है ना। घाघरा नदी जो छपड़ा है ना, छपड़ा, ये घाघरा नदी के किनारे है। फ्रेंड्स, अगला जो पॉइंट्स है हम लोग का, जाहिर सी बात है आप नदी को पढ़ लिए हैं, तो अलग अलग नदी के ऊपर ना बांध बना के पानी को रोका जाएगा। तो पानी को रोका जाएगा तो क्या फ़ायदा मिलेगा, तो सिंचाई में काम आएगा। जिस क्षेत्र में बाढ़ आता है तो बाढ़ को कम किया जा सकता है।
यही चीज़ें तो होगा। तो टू द पॉइंट हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दिया हूँ कि जल प्रबंधन के उद्देश्य बिहार में कितने, तो 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया। इन परियोजनाओं में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि जो है ना, सारी चीज़ें इसमें कह सकते हो लाभान्वित होते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, बहुउद्देशीय बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना की बात कर लो तो इसमें सोन नदी, गंडक नदी और कोसी नदी। तो याद करना है कि भाई कौन से बांध जो है या फिर कौन से नदी से कौन से नहर निकाला गया है और कौन से नदी पर जो है कौन से प्रोजेक्ट है। ठीक है ना, नदी घाटी प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आपने अभी देखा ना, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, मैप के थ्रू ही दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है आप लोग का गंडक नदी है ना, ये गंडक नदी है। और गंडक नदी परियोजना में क्या होगा कि भाई यहाँ पे बांध बनाया जाएगा और यहाँ पे अलग अलग जिला में पानी छोड़ा जाएगा ना। सेम कंडीशन क्या होगा, कोसी नदी है यहाँ पे, कोसी नदी पर जो है यहाँ पे बांध बनाकर पानी को रोका जाएगा, फिर जो है धीरे धीरे पानी अलग अलग क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। आपने देख लिया कौन कौन से नहर निकाला गया कोसी नदी से, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सोन नदी, तो 3 के बारे में ही हम लोग को पढ़ना है ना, 3 नदी घाटी परियोजना के बारे में या फिर 3 नदी परियोजना के बारे में ही हम लोग को पढ़ना है ना, 3 नदी परियोजना के बारे में पढ़ना है। सोन नदी पर भी बांध बनाया जाएगा, पानी को रोका जाएगा और अलग अलग क्षेत्र में पानी का प्रवाह होगा। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो भाई, सोन नदी से ना, ये रटना याद करना बहुत आसान है। तो सोन नदी घाटी परियोजना से 2 नहर निकाला गया है ना, तो पूर्वी सोन नहर और ये पश्चिमी सोन नहर। तो प्रश्न पूछता है कि सोन नदी से कौन से नहर निकाला गया, तो 2 नहर निकाला गया है, पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी। ये तो नाम से ही पता चल रहा होगा कहाँ पे है, तो सोन नदी पर है। ठीक, अब यहाँ से प्रश्न पूछता है कि भाई उसका उद्घाटन कब किया गया था, किसके सहयोग से बनाया गया है सोन नदी घाटी परियोजना, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो दक्षिण भारत की 2 है, सॉरी दक्षिण भारत की एक नदी घाटी, क्या मैं बोल रहा हूँ, सोन नदी घाटी परियोजना जो कि दक्षिण बिहार में है, भारत में बोल दिया हूँ क्या, जल्दी के चक्कर में यार, चूंकि रिवीजन कर रहे हैं ना हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो दक्षिण बिहार में एक ही नदी घाटी परियोजना है जो कि सोन नदी घाटी परियोजना है। ठीक है ना, तो यहाँ से 2 नहर निकाला गया है। तो प्रश्न क्या पूछता है भाई कि सोन नदी परियोजना का निर्माण कब हुआ है, तो ये ध्यान रखना, ये 1874 ईस्वी में कहाँ पे, डेहरी, रोहतास जिला में डेहरी पड़ता है ना, डेहरी, ये कहाँ पे है, रोहतास जिला में, लिख भी दिया हूँ, वहीं पे ये बनाया गया। डायरेक्टली प्रश्न पूछ लेता है, माइंड में रखिएगा। ठीक है ना, यह नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी, बहुत पूछता है, बिहार के सबसे पुरानी एवं प्रथम जो है नदी घाटी परियोजना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1874 में ही किया गया था, समझ रहे हैं ना, जिसमें 2 नहर निकाला गया है, पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। तो पूर्वी सोन नहर से कौन कौन से जिला लाभान्वित होता है, तो औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना, ये सभी जिला का क्या होता है भाई, उस जिला की जमीन का सिंचाई होता है। पश्चिमी सोन नहर से कौन कौन सा जिला लाभान्वित होता है, तो देखो रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर जिला जो है कि जमीन की सिंचाई की जाती है। अब देखो भाई, सोन नदी पर ना 2 जो है जल विद्युत परियोजना बनाया गया है ना, या फिर कह सकते हो सोन नदी पर 2 जल विद्युत केंद्र बनाया गया है। एक जो है यहाँ पे डेहरी जल विद्युत केंद्र है, इसका नाम ही है डेहरी जल विद्युत केंद्र। कितने मेगावाट का है, तो 6.6 मेगावाट का है। और दूसरा है यहाँ पे बारून, बहुत पूछता है, ध्यान रखना है ना, बारून जल विद्युत केंद्र, और ये है इसका आधा, मतलब कि 3.3 मेगावाट का स्थापित किया गया। तो ये दोनों सोन नदी पर है। आइए अब बढ़ते हैं गंडक। अब ये जो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, गंडक परियोजना ना, ये भारत और नेपाल दोनों की क्या है, संयुक्त परियोजना है। गंडक परियोजना से दोनों देश, भारत के राज्य जो है, भारत के राज्य के भी, भारत देश का जो है, फिर भारत के राज्य भी लाभान्वित होते हैं और नेपाल के क्षेत्र भी लाभान्वित होते हैं। तो आप सीधे तौर पर बोल सकते हो कि गंडक बहुउद्देशीय परियोजना से आप देख सकते हो कि करें कि इस परियोजना से भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना, ये भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसका लाभ भारत के बिहार, यूपी एवं नेपाल को भी मिलता है। ठीक है ना, इस परियोजना के लिए अब यहाँ से क्वेश्चन घुमा के पूछता है, तो जाहिर सी बात है, इसका समझौता हुआ था 1959 ईस्वी में नेपाल के साथ, और इस परियोजना का कार्य जो पूरा हुआ था, फाइनली प्रारंभ जो हो गया था 1960 में। दोनों प्रश्न पूछता है। और इस परियोजना के तहत, मतलब कि गंडक नदी परियोजना के तहत जो है ना, यहाँ पे आप देखेंगे तो भारत और नेपाल सीमा पर जो है, कहाँ पे, तो भाईसा लोटन के पास गंडक नदी पर जो है बांध बनाकर जो है जलाशय का निर्माण किया गया है। यह जो बांध है, ये वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। ये भी पूछ लेते हैं कहाँ पर है, तो माइंड में रखिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व और पश्चिम की ओर नहर निकाली गई है। तो पूर्वी नहर की बात कर लेंगे, उसके बाद पश्चिमी नहर से कौन से क्षेत्र लाभान्वित होता है उसे भी देख लेंगे। ठीक है, तो पूर्वी नहर को 3 भागों में विभक्त किया गया, बांटा गया है। एक तो तिरहुत, त्रिवेणी और दोन। तो ये तीनों नहर से देखा जाए तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली जिला की क्षेत्र जो है यहाँ पे लाभान्वित होता है, मतलब उस जिला के क्षेत्र की भूमि सिंचाई होती है। पूर्वी नहर पे ही देखा जाए तो 15 मेगावाट की जल विद्युत केंद्र भी स्थापित किया गया। ये बेसिक बातें हैं। इसी प्रकार की जल विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर पर भी बना हुआ है। अच्छा, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, जो पश्चिमी नहर जो निकाला गया है यहाँ से, तो इससे कौन कौन से जिला लाभान्वित होता है, मन में तो क्वेश्चन आएगा। तो देखो, खासतौर पर ये यूपी का भी क्षेत्र इससे लाभान्वित होता है। यूपी का अलग अलग जिला है ना, उत्तर प्रदेश का जैसे गोरखपुर, देवरिया, बिहार का जो है यहाँ पे सिवान, सारण, है ना, ये जिला लाभान्वित होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आइए बढ़ जाते हैं यहाँ पे कोसी बहुउद्देशीय परियोजना।
या नदी घाटी परियोजना। देखो भाई, कोसी परियोजना ना, यह भी जो है क्या है, भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसकी स्थापना 1953 में हुआ था और ये 1954 में लागू हो गया था। अब इस परियोजना के बारे में बात कर ले तो इस परियोजना के तहत कहाँ पे, तो हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया। तो नाम जरूर सुना होगा, हनुमान नगर बांध, ठीक है ना। इस परियोजना का देखा जाए, कोसी परियोजना का, तो 1965 में पूर्ण रूप से ये तैयार हो गया था। कोसी परियोजना पर जो है निर्मित या फिर कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम, ध्यान रखिएगा, पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहर का निर्माण किया गया। जो पूर्वी नहर का जो निर्माण किया गया, इससे बिहार के अररिया, सुपौल, पूर्णिया जिला की भूमि सिंचाई होती है। पश्चिमी नहर से देखा जाए तो दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, उसके बाद यहाँ पे बेगूसराय की जो है यहाँ पे भूमि सिंचाई की जाती है। अब देखो भाई, यहाँ पे मैं ट्रिक्स रटवा देता हूँ। देखो जो जलप्रपात है ना, तो एक तो ध्यान रखना रोहतास में कौन कौन सा है, ये बहुत पूछता है ना, रोहतास में कौन कौन सा है। तो रोहतास में देखो, एक तो दुर्गावती हो गया, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है दुर्गावती, रोहतास जिला में, ठीक है ना। ये जलप्रपात मैं बता रहा हूँ, बिहार के जलप्रपात है ना। उसके बाद यहाँ पे रोहतास के सासाराम में धुआं कुंड है ना। उसके बाद सासाराम में ही जो है क्या है भाई, ये मंझर कुंड है, धुआं कुंड, मंझर कुंड। एक रोहतास में और है, यहाँ पे लिख देता हूँ, तुतला भवानी, लिखना यहाँ पे नहीं लिखा है, तुतला भवानी जलप्रपात, ठीक है। और रोहतास में एक और है कशीश, यहाँ पे लिख देता हूँ, कशीश जलप्रपात। तो रोहतास में कितना है, कौन सा, दुर्गावती, धुआं कुंड, मंझर कुंड, तुतला भवानी है, तुतला भवानी और कशीश जलप्रपात। ये 5 कहाँ पे है, रोहतास में है। कोकलत आप सबको पता है, नवादा का प्रसिद्ध है ये। हालांकि भोजपुर वाला जो जीआर कुंड है ना, ये जीआर कुंड है, नहीं पूछता है, माइंड में रख लीजिएगा, भोजपुर में। तेलर कुंड बहुत पूछता है, तेलर, देखो दोनों में कुंड है, यहाँ पे भी है धुआं कुंड है ना, धुआं कुंड है और मंझर कुंड है, ये रोहतास में। लेकिन तेलर जो कुंड है ना, तेलर कुंड है ना, तेलर कुंड कहाँ पे है मेरे भाई, तो यह कैमूर में है, कैमूर जिला में, कैमूर है, रोहतास और कैमूर सट्टा हुआ जिला है ना, तो तेलर कुंड कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे कैमूर में एक और है करकटगढ़, यहीं पे लिख लो, कैमूर में ही एक है करकटगढ़ है ना, तो ये भी कैमूर में ही है जलप्रपात। तो जलप्रपात की कहानी खत्म। अब यहाँ पे बिहार के प्रमुख झील को थोड़ा सा देख लीजिए। अब जैसे यहाँ पे झील का नाम आपने देखा ना, तो कांवर झील आप सबको पता है कि रामसर सूची में 2020 में शामिल किया गया था। तो आइए एक बार हम लोग सरसरी, तो अच्छा यहाँ से एक क्वेश्चन और अभी पूछा जाएगा है ना। तो ये डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, जनवरी 2026 है ना, 2026 में मैं बता रहा हूँ ये डेटा। तो बिहार में टोटल कितने रामसर स्थल है, तो 6, ध्यान रखिएगा है ना, 6 रामसर स्थल है। कौन कौन सा है भाई, एक तो आप सबको पता है कांवर झील है, कांवर झील ये कहाँ पे है, बेगूसराय जिला में है। दूसरा जो है, हालांकि करंट अफेयर्स में मैं पढ़ा दिया हूँ, नागी पक्षी अभयारण्य। तीसरा है नकटी पक्षी अभयारण्य। चौथा है गोकुल जलाशय है ना, ये बक्सर जिला में है ना, गोकुल जलाशय, यहाँ पे लिख दो क्या, गोकुल जलाशय। और 5वां जो है मेरे भाई उदयपुर झील, पश्चिमी चंपारण में है ना, उदयपुर झील ये है, ये भी पश्चिमी चंपारण में। और 6ठा जो है गोगाबिल झील, कटिहार में है, गोगाबिल जो है झील, ये कटिहार में है। तो हालांकि गोगाबिल झील जो है नवंबर, सबसे लास्ट में जोड़ा गया है, ये नवंबर 2025 में रामसर स्थल में जोड़ा गया। ये 6ठा जो है रामसर स्थल है बिहार का। उदयपुर झील को देखा जाए तो सितंबर 2025 में जोड़ा गया था, और ये नवंबर 2026 में जोड़ा गया, नवंबर 2025 में गोगाबिल झील को जोड़ा गया। तो प्रेजेंट टाइम में बिहार में कितने हैं, तो 6 जो है रामसर स्थल है। नागी नकटी दोनों जमुई जिला में है ना, जमुई में है, लिख दो क्या, जमुई जिला में। ये तो बेगूसराय में है, बेगूसराय में। गोकुल देखा जाए तो ये बक्सर जिला में है। उदयपुर झील आप सबको पता ही है भाई, उदयपुर कहाँ पे है, तो उदयपुर जो है पश्चिमी चंपारण में है, और गोगाबिल झील जो है ये कटिहार में है। ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा फ्रेंड्स है ना। तो कांवर झील, एक मिनट रुक जाओ, अब देखो कांवर झील जो है भाई बेगूसराय में है, गोगाबिल झील कटिहार, इसे रामसर स्थल में घोषित कर दिया गया। कुशेश्वर झील दरभंगा में है, और ये जो है ये घोड़ा कटोरा झील है, ये राजगीर नालंदा में है। अनुपम झील कैमूर में है। सिमरी झील जो है सहरसा में है, आपको पता होना चाहिए। जगतपुर झील जो है भागलपुर में है। मोती झील जो है ये मोतिहारी, जो कि पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। और जो सरेमन या सरेमान बोल सकते हो, सरेमन ही बोल सकते हो, बेतिया पश्चिमी चंपारण में है। पिपरामन जो है मोतिहारी पश्चिमी चंपारण में। और नागी नकटी तो पक्षी अभयारण्य है, आप सबको पता ही होना चाहिए है ना। तो माइंड में रखिएगा सारी चीज़ें। अच्छा ये थोड़ा सा भूल गया था क्या, प्रमुख नहर है उससे संबंधित, जैसे गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर, तिरहुत जो दोन नहर है, इनका निर्माण किया गया है। लाभान्वित राज्य यहाँ जिला देख सकते हो। पूर्वी कोशी नहर जो है, इससे लाभान्वित जो है जिला है दरभंगा, मधुबनी, सुपौल। राजपुर नहर जो कि कोशी नदी पर बनाया गया है, ये नदी का नाम है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। जैसे सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय जिला लाभान्वित होता है। पूर्वी सोन नदी पर जो है और जो नहर का निर्माण किया गया है, पूर्वी सोन नहर का निर्माण जो किया गया है सोन नदी पर, जिससे औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया, अरवल जिला लाभान्वित होता है। पूर्वी पश्चिमी सोन नहर से, जो कि सोन नदी पर बनाया गया, रोहतास, भोजपुर, कैमूर, बक्सर जिला लाभान्वित होता है, ठीक ना। अच्छा भारत में जो है प्रेजेंट टाइम में कितने रामसर स्थल है, कितने लोग बता सकते हो, तो अब 96 हो गया है, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से देख लो भाई, ये भी प्रश्न पूछा जाता है,
बिहार में प्रमुख जो गर्म जल कुंड है, ठीक है ना, बहुत पूछता है कई बार, जैसे राजगुर में कौन कौन सा है, तो जैसे ब्रह्मन कुंड हो गया, ये चूंकि ये सबसे बिहार का सबसे गर्म जल कुंड है, नाम से ही पता चलता होगा, है ना, ब्रह्मा कुंड है ना। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो उसके बाद है यहाँ पे सप्तधारा है, सूर्य कुंड है, मुक्त कुंड है, नानक कुंड है, गोमुख कुंड है, तो ये सब याद रख सकते हैं कुछ। मुंगेर में जो है जैसे लक्ष्मण है, सीता है, रामेश्वर कुंड है, ऋषि कुंड है, जन्म कुंड है, भीम बांध है, श्रृंगार जो है ऋषि कुंड है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे भरारी कुंड है ना, भरारी है, ये भरारी कुंड है। उसके बाद श्रृंगार ऋषि कुंड है, पंचतर कुंड है, पंचतर कुंड ही है इसका नाम, ये पंचतर कुंड है ना। गया में एक ही है, अग्नि कुंड है। तो ये 2-4 बार प्रैक्टिस करिएगा ना तो ये माइंड में रहा। अब आइए एक बार हम लोग देख लेते हैं बिहार की मिट्टियाँ को ससुराली निगाहों से। बिहार की मिट्टी से क्या ध्यान रखना भाई, देख लो जरा सा, है ना। ये तो कुछ बेसिक बात है, मिट्टी के अध्ययन को हम लोग पैडोलॉजी कहते हैं ना, मृदा विज्ञान, पैडोलॉजी यहाँ से एक बार ध्यान रखना। अच्छा, प्रत्येक साल जो है ना मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तो बिहार में मिट्टी की बात कर लें तो बिहार में देखा जाए मिट्टी का वर्गीकरण, तो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के अलग अलग मिट्टी है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो बिहार की पर्वतीय भाग की मिट्टी की लंबाई है 932 किलोमीटर, ठीक है ना, ये पर्वतीय भाग है, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ की मिट्टी मात्र 932 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो उत्तरी बिहार की जो मिट्टी है ना, आप सबको पता है कि बिहार के बीचों बीच तो गंगा नदी बहती है, आपको पता होना चाहिए। तो इधर उत्तरी बिहार का मिट्टी होगा तो इसका भी अलग अलग नाम है, जैसे ये तो पर्वतीय मिट्टी हो गया इस क्षेत्र में, ठीक है ना। ये वाला जो मिट्टी होगा, ये वाला जो मिट्टी होगा एकदम श्रद्धा वाला क्षेत्र आपको, तो ये बांगर मिट्टी इस क्षेत्र में पाया जाएगा, इस वाला क्षेत्र में बांगर मिट्टी पाया जाएगा। और ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, ये वाला क्षेत्र जो नेपाल के साथ अपना सीमा साझा कर रहा है, ये वाला पट्टी आपको कौन सा मिट्टी दिख रहा होगा, तराई का मिट्टी है। उसके बाद ये जो मिट्टी आपको दिख रहा होगा, ये वाला मिट्टी है ना, बिहार में ये वाला जो मिट्टी आपको दिख रहा होगा, इसे खादर मिट्टी कहते हैं, क्योंकि देख सकते हैं नदी के आसपास का क्षेत्र है, ये गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र, और गंगा की जो सहायक नदी है ना उसके आसपास का क्षेत्र। खादर मिट्टी मतलब कि नदी के द्वारा जो नया मिट्टी लाया गया है वो खादर मिट्टी होता है, और इसमें भूमि जो है उस भूमि पर खादर मिट्टी पर जो है जाहिर सी बात है फसल अच्छा होते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये केरल ना, केरल केवाल मिट्टी होता है, ये वाला मिट्टी जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो दिख रहा होगा, ये नाम भी लिख दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो आपको दिखा लाल मिट्टी आपको दिखेगा, ये भी कहीं ना कहीं पठारी वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। और ये जो है गंगा के अगल बगल का क्षेत्र है ना, यहाँ पे देख सकते हो गंगा बीचों बीच गंगा नदी बहती है, इसके जो जस्ट बगल का जो मिट्टी होता है ये टाल मिट्टी होता है, ठीक है। तो आप देख लिया कि भाई पर्वतीय मिट्टी बिहार में कहाँ पे पाया जाता है, किस क्षेत्र में, तराई मिट्टी कहाँ पे, खादर मिट्टी कहाँ पे, टाल मिट्टी कहाँ पे, लाल मिट्टी कहाँ पे, लाल बलुई मिट्टी है। लाल बलुई मिट्टी डायरेक्टली पूछता है कहाँ पे, लाल बलुई कहाँ पे, तो रोहतास और कैमूर में पाया जाता है ना। यहाँ पे जो आप देखेंगे तो जो पठारी वाला क्षेत्र नहीं था, यहाँ पे जमुई वाला क्षेत्र में, जमुई गया हुआ का जो क्षेत्र था उसमें लाल मिट्टी पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जस्ट उसके मगध वाला जो मैदान आपने नहीं देखा था, यहाँ पे उसमें केरल केवाल मिट्टी पाया जाता है। टाल मिट्टी कहाँ पे, तो गंगा के जस्ट 8 से 10 किलोमीटर उत्तर और दक्षिण वाला क्षेत्र में पाया जाता है, गंगा के जस्ट उत्तर और दक्षिण वाला क्षेत्र में, 10 किलोमीटर उत्तर दक्षिण के क्षेत्र में। बहुत पूछता है ये सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये अपना डायग्राम पे देख लिया। अब ये जो पर्वतीय जो मिट्टी होता है ना फ्रेंड्स, इसमें जाहिर सी बात है इसमें कंकर पत्थर ज़्यादा होंगे, ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता है। तराई मिट्टी में क्या होगा भाई, इसमें खासतौर पे ये यहाँ पे कहाँ पे, तो चंपारण से लेके पश्चिमी चंपारण नहीं, पूर्वी चंपारण से लेके और किशनगंज तक ये तराई का मिट्टी फैला हुआ है इस पट्टी वाला क्षेत्र में, आप देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला जो मिट्टी आप खादर मिट्टी देखेंगे ना, अगर पूछा जाए किस क्षेत्र में, तो ये लोकेशन आपको पता होना चाहिए। तो चूंकि ये खादर मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है ना, तो ये जो है बिहार के अलग अलग क्षेत्र में पाया जाता है, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें कौन सा फसल होगा खादर मिट्टी में, तो इसमें धान, गेहूँ, मक्का जो है, यहाँ पे दलहन होता है, तिलहन होता है, जूट होता है, पटसन होता है इसमें ज़्यादा। उसके बाद टाल मिट्टी में क्या होगा, तो जाहिर सी बात है ये रबी फसल के लिए खासतौर पे दलहन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये टाल मिट्टी, ये वाला टाल मिट्टी है, सॉरी ये वाला है टाल मिट्टी, ये वाला है, ये वाला टाल मिट्टी है ना। लाल मिट्टी में क्या होगा भाई, ये बहुत कम उपजाऊ मिट्टी होता है, इसमें लोहा ऑक्साइड के कारण इसमें कम उपजाऊ होता है। केरल कैवाल मिट्टी ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी होता है, इसमें रबी खरीफ और मिट्टी होता है, सॉरी रबी और खरीफ फसल होते हैं, रबी और खरीफ। हाँ, इसमें अगर पानी दीजिएगा तब, तो सोन नदी परियोजना इसी पे है ना, तो इस क्षेत्र में ये मिट्टी पाया जाता है, तो कहीं ना कहीं उपजाऊ बना लेते हैं लोग। लाल बलुई मिट्टी जो है ये भी कम उपजाऊ होता है ना, इसमें लोहे की अधिकता होती है इस मिट्टी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने मेंशन कभी कर दिया हूँ कि भाई उत्तर बिहार की मिट्टी जो है कौन सा है, तो पर्वतीय मिट्टी है, पर्वत पादीय मिट्टी, तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, बांगर, और नवीन जलोढ़ मिट्टी खादरी से हम लोग कहते हैं ना। दक्षिण बिहार की मिट्टी में यह है टाल मिट्टी, कगारी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो क्या कहते हैं हम लोग, पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं, केरल केवाल मिट्टी कहते हैं, लाल पीली मिट्टी को बलथर मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। तो एक बार आप लोग सरसरी, जो चीज़ मैं अभी बता दिया हूँ आपको सरसरी निगाहों से देख लेना है किस क्षेत्र में फैला हुआ है, आपको मैं बता दिया हूँ, ठीक है ना। अगला जो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होना चाहिए, यह है वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो बिहार में 2 तरह के वन पाया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। अब देखो यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ कि बिहार एक जो है मानसूनी प्रदेश है, यहाँ मुख्य रूप से मानसूनी पर्णपाती वन पाया जाता है, और इस पर्णपाती वनों को उसकी विशिष्टता के आधार पर जो है 2 भागों में बांटा गया है, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। तो नाम से ही पता चल रहा होगा, आर्द्र पर्णपाती मतलब कि यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगी ना, ठीक है ना। तो
आर्द्र पर्णपाती वन कौन से क्षेत्र भाई पाया जाता है, मैं कौन से क्षेत्र में ये वन पाया जाता है बताऊंगा। तो यहाँ पे जो वन होता है ना, औसतन वर्षा आर्द्र पर्णपाती वन में औसतन वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासतौर पे कौन सा क्षेत्र होगा, तो ये किशनगंज से लेके पश्चिमी चंपारण तक ये फैला हुआ है, आपको पता होना चाहिए। ऐसे वन में कौन कौन सा जो है पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो शाल हो गया, सेमल हो गया, जामुन हो गया, सागवान हो गया। तो जाहिर सी बात है जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगा तो वैसे पौधा वहाँ पे उगेंगे जिनको पानी की आवश्यकता होती है ना। और इसी वन में आप सबको पता है कि जैसे आपको ये जो सवई घास है ना, हाथी घास है, नरकट है, ये सब पाया जाता है ना। शुष्क पर्णपाती वन में यहाँ पे वर्षा कम होगी, उसके कंपेयर में 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है ना। तो और ये कौन सा क्षेत्र में होगा, तो आप कहिएगा सर ये जो दक्षिणी भारत वाला क्षेत्र था वहाँ पे होगा, है ना। खासतौर पे मुंगेर, जमुई, बांका वाला क्षेत्र में होगा। यहाँ के वनों में शीशम ज़्यादा होगा, अमतलास हो गया, शाल हो गया, खैर हो गया, महुआ हो गया, पलास, जामुन, बांस सब का खेती होता है वहाँ पे क्षेत्र। अब देखो भाई, अभी आप देखेंगे ना तो बिहार में जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है ना 2024-25, यहाँ पे लिख देता हूँ, 2024-25 के अनुसार वर्तमान में बिहार में 12 जो है वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है ना। तो वन्य जीव अभ्यारण्य को थोड़ा सा देख लीजिएगा सरसरी निगाहों से। तो ये जो है वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है, ध्यान रखना। भीम बांध जो वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर में है, गौतम बुद्ध पक्षी बिहार जो है गया जिला में है। इनकी थोड़ा सा लंबाई आप चाहो तो देख सकते हो, है ना। ये सिर्फ ये पूछा जाता है ये कहाँ पे है। काबर झील और वन्य जीव अभ्यारण्य बेगूसराय में है। कैमूर नाम से पता चल रहा होगा रोहतास में है। और नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई में है, जो कि आप सबको पता है नागी नकटी दोनों को रामसर स्थल में शामिल किया गया, नकटी को भी यहाँ पे शामिल कर दिया गया है। पंथ वन्य जीव अभ्यारण्य ये नालंदा में है, आप सबको पता है। उदय वन्य जीव अभ्यारण्य जो है पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है ना। और वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है। उसके बाद यहाँ पे कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा जिला में है। और उसके बाद आप देखेंगे तो विक्रमशिला डॉल्फिन जो है और वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे, भागलपुर में है। उसके बाद यहाँ पे आप सबको पता है कि बड़ेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य वैशाली में है। तो बिहार में टोटल कितने हैं, तो आप ये सर बिहार में एक जो है राष्ट्रीय उद्यान और 12 वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है ना। तो माइंड में रखिएगा, बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है ना। वाल्मीकि नगर ये जो ऊपर में सबसे पहले नंबर पे जो देखे ना, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि नगर एक ही में है, सॉरी एक ही है, पश्चिमी चंपारण में है। बिहार का एकमात्र जो है, यहाँ पे लिख भी दो, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय, बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, जो कि पश्चिमी चंपारण में है। बस बिहार में थोड़ा सा ना वन रिपोर्ट को भी देख लीजिए ना, आप काहे के लिए बोलिएगा कि वन रिपोर्ट आप नहीं बताएं, ठीक है। तो वन रिपोर्ट 2023, वन रिपोर्ट 2023, 21 नहीं पढ़ना है, 2023 पढ़। एक क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखें, भारत में जो है ना, भारत में प्रथम बार जो है ना, यहाँ पे लिख ही देता हूँ, पूरा लिख देता हूँ। भारत में प्रथम बार वन रिपोर्ट जो पेश किया गया था ना, ये कब किया गया था, 1987 में। तो अब बिहार का स्थिति, अभी वर्तमान स्थिति देख लो भाई। तो बिहार में जो है वनावरण की बात कर ले, बिहार में वनावरण की मैं बात कर लो तो कितना वर्ग किलोमीटर में है, तो ध्यान रख लीजिएगा 75 है, 75 32.45 वर्ग किलोमीटर में मैं बोल रहा हूँ वनावरण है ना, वनावरण है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 8% हो जाता है अब, है ना। 2021 की तुलना में, ये 2023 वाला डेटा मैं बता रहा हूँ, 2021 की तुलना में कितना का वृद्धि हुआ है। तो अगर वृद्धि बोला जाए भाई तो आप कहिएगा सर वृद्धि जो हुआ है 129 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि भाई वृक्ष वन कितना है, वृक्ष वाला वन कितना है बिहार में। तो वृक्ष वन जो है ना बिहार में, वृक्ष वन जो है ये 2500, सीधे 2500 वर्ग किलोमीटर पे है, ठीक है ना। तो दोनों मिला के अगर, अच्छा झाड़ी कितना है, अगर पूछा जाए भाई झाड़ी बिहार में कितना है, झाड़ी वाला वन कितना है, तो एक 260, ध्यान रख लीजिएगा 260 वर्ग किलोमीटर। तो तीनों का अगर मिला के जोड़ लीजिएगा ना, 7532, 2500 और 260, तो टोटल जो आ जाता है, टोटल आ जाता है भाई कितना, तो 10,292 वर्ग किलोमीटर। ये डेटा ध्यान रखना, वर्ग किलोमीटर। अब पूछता है कि भाई सबसे ज़्यादा वन किस जिला में है ना, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में। तो कैमूर में सबसे ज़्यादा है क्षेत्रफल में, कैमूर जिला कितना है भाई, 225.68 वर्ग किलोमीटर है ना। सबसे कम कहाँ पे है भाई, तो सबसे कम जो है किस जिला में है, तो क्षेत्रफल में मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे कम जो बोला जाए, ये सबसे ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा है। सबसे कम कहाँ पे है मेरे भाई, तो सबसे कम है शेखपुरा में, शेखपुरा में मात्र कितना है शेखपुरा में, तो 0.82 वर्ग किलोमीटर। अब एक सर क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो भाई क्षेत्रफल में तो बता ही दिया कैमूर ना, लेकिन प्रतिशत में भी कैमूर में ही है सबसे ज़्यादा, 30.51% है। और सबसे कम प्रतिशत में कहाँ पे है, तो शेखपुरा में ही है, 0.12%। बस इतना ध्यान रखना, आपकी एग्जाम की जो डिमांड है ना, ये यहीं से पूरा हो जाएगा, इतना ही। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं वन से संबंधित। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है वन में किस जिला में हुआ है, तो भागलपुर में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है ना। भागलपुर में जो है 21
21 के तुलना में जो 23 में वृद्धि हुआ है, भागलपुर में 33.82 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। उसके बाद मधुबनी में हुआ है, उसके बाद बांका में हुआ है। सबसे कम जो वृद्धि हुआ है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वन है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो कैमूर में। तो कैमूर में सबसे कम वृद्धि हुआ है, सबसे कम वृद्धि हुआ है। एक क्वेश्चन और वन से संबंधित पूछा जाएगा कि भाई बता दो कि सबसे ज़्यादा घने वन किस जिला में है बिहार के। तो सबसे ज़्यादा अगर घना पूछा जाए तो पश्चिमी चंपारण टिक कर दीजिएगा, चंपारण में, क्योंकि पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा घने वन है। तो कितना है, 303.78 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर ऐसे बोल सकते हो। नहीं, कितना है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा घने वन जो है पश्चिमी चंपारण में है 303.78 वर्ग किलोमीटर। खुले वन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, अगर पूछा जाए खुले वन कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो खुले वन जो है कैमूर में है, सबसे ज़्यादा कैमूर जिला में। थोड़ा सा देखिए, जैसे चूना पत्थर में, हालांकि मैं आपको बता ही दिया हूँ, चूना पत्थर का उत्पादन जो है बिहार के कौन सा जिला सबसे ज़्यादा करता है चूना पत्थर का। और पहाड़ी पूछा जाए तब, तो देखो चूना पत्थर का कैमूर जिला, मैंने आपको बोला कैमूर की पहाड़ी, जो कि रोहतास और कैमूर जिला में इनकी प्रधानता सबसे ज़्यादा है। पूछता है प्रश्न, माइंड में रखिएगा। पायराइट की बात कर ले तो भाई आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय खनिज ब्यूरो के रिपोर्ट के अनुसार पायराइट का उत्पादन बिहार सबसे ज़्यादा करता है, आपको पता होना चाहिए, 95%। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया ऑलरेडी पहले। अभ्रक का उत्पादन बिहार का कौन सा जिला सबसे ज़्यादा करता है, तो जमुई जिले में अभ्रक का उत्पादन होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है ना। अगर ये मैं बात कर लूँ मुंगेर, एक बार पुनः रिपीट करता हूँ, ये खनिज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चूना पत्थर बोला जाए तो आंसर टिक करिएगा भाई रोहतास, कैमूर की पठारी, रोहतास और कैमूर जिला दोनों रहता है। पायराइट रोहतास हो जाएगा। अभ्रक का नवादा और जमुई दोनों रहता है, माइंड में रखिएगा। सोना का तो जमुई, ध्यान रखिएगा। बॉक्साइड का ये अभी आपको दिख जाएगा, बॉक्साइड का उत्पादन मुंगेर सबसे ज़्यादा करता है ना, बॉक्साइड का भंडारण मुंगेर जिला में सबसे ज़्यादा। चीनी मिट्टी का अगर पूछ दिया तो चीनी मिट्टी का जो बहुलता है भाई, ध्यान रखना, ये बांका, भागलपुर, मुंगेर, बाकी ये जो सारा क्षेत्र है आप देख सकते हो। सोडा बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूँकि सोडा का उत्पादन बिहार का कौन सा जिला करता है, तो सोडा बेगूसराय, समस्तीपुर, सारण। तो बेगूसराय और समस्तीपुर ऑप्शन में जानबूझ के देता है। क्वार्टज का देखा जाए तो गया हो गया, नवादा हो गया, मतलब जो दक्षिणी जिला है ना, वहाँ से क्वार्टजाइट पूछा जाए तो वही यहाँ पे हो जाएगा, नालंदा, मुंगेर, लखीसराय जिला में पाया जाता है। अच्छा, सलेट एक बार पूछा गया तो मुंगेर, जो खड़गपुर की पहाड़ी है ना मुंगेर में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा। अब जिला बार थोड़ा सा देख लो भाई, ये बहुत पूछता है। जैसे चूना पत्थर रोहतास, मुंगेर, कैमूर। पायराइट रोहतास, कैमूर। अभ्रक नवादा, जमुई, गया। सोना सबसे ज़्यादा जमुई में, उसके बाद राजगीर में सबसे ज़्यादा जमुई, तो सबसे ज़्यादा वाला आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बॉक्साइट मुंगेर, गया, जमुई। चीनी मिट्टी भागलपुर, ध्यान रखना। सोडा मुजफ्फरपुर, मुंगेर, दोनों रहता है ऑप्शन में, बहुत पूछता है। ये जो क्वार्टज की बात करें तो जमुई, गया हो गया। फेल्स पार जो है गया, ये नहीं पूछता है। क्वार्टजाइट गया, जमुई। स्लेट बहुत पूछता है, मुंगेर, और यहाँ पे जमालपुर हो जाएगा। मैग्नीज मुंगेर हो जाएगा। कोयला मुंगेर हो जाएगा। लो अयस्क गया, और ग्रेनाइट जो है यहाँ पे भागलपुर, जहानाबाद। उसके बाद यहाँ पे खनिज तेल पूर्णिया, कटिहार। उसके बाद ये सब आप छोड़ सकते हो। पेट्रोलियम है ना, किशनगंज, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम गया। टीन का गया है ना, सिल्वर बांका, क्रोमाइट बांका, लिथियम गया, सीसा भागलपुर। 2011 का जनगणना एक बार देख लीजिए, बिहार और भारत का क्या स्थिति है ना। तो भारत में टोटल जिलों की संख्या आप सबको बताइए भाई, 640 है, बिहार में 38 जिला है। टोटल 2011 जनगणना के अनुसार भारत में टोटल जो जनसंख्या है 121 करोड़, बिहार में 10, 40, 99, 452 है ना। जनसंख्या घनत्व है, यहाँ पे देख सकते हैं जनसंख्या घनत्व कितना है। तो भारत का जो है 482 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में, बिहार में 1106, 382 है और बिहार में 1106 है ना। लिंगानुपात भारत का कितना है भाई, जरा सा देख लो, तो 943 है, और बिहार में कितना है, तो 918 है, मतलब कि प्रति 1000 पुरुष पे। सुलिंगानुपात 919 है, और ये 935 है बिहार में। नगरीय जनसंख्या ये जरूरी नहीं है। अब ये वाला आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये साक्षरता, ये वाला बहुत पूछता है, ठीक है ना। ये बिहार और भारत का दोनों ध्यान रखना है। तो आप देखोगे तो 73% लगभग भारत का है, बिहार का 61 है, ये ओवरऑल है। और पुरुष साक्षरता अगर देखा जाए तो भारत का लगभग 81 बोल सकते हो, मतलब कि 80.9% है। लेकिन बिहार में कितना है, तो मेल का साक्षरता की मैं बात करूँ तो 71.2 है। स्त्री का कितना है भाई, भारत में 64.6 है, और बिहार का 51.5 है। बाकी आप ये डेटा थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। न्यूनतम क्षेत्रफल जो है, न्यूनतम क्षेत्रफल, सबसे कम क्षेत्रफल और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व शिवहर में है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि 2011 जनगणना के अनुसार जो है मधेपुरा में है, पूछता है। न्यूनतम महिला साक्षरता जो है सहरसा में है, और सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है किसका है, कौन सा जिला का, तो बिहार के पश्चिमी चंपारण का है। न्यूनतम लिंगानुपात जो है मुंगेर में है। न्यूनतम जनसंख्या जो है शेखपुरा में है। पूछा जाए तो माइंड में रखिएगा, न्यूनतम जनसंख्या जनघनत्व जो है कहाँ पे, कैमूर में है।
सर्वाधिक साक्षरता वाला जो है पुरुष और महिला दोनों का साक्षरता पूछा जाए तो रोहतास हो जाएगा, माइंड में रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो शहर है भाई पटना है। तो ये सब डेटा जो काम का था मैं बता दिया। देखो भाई, ये जो इतिहास की मैं बात कर लूँ ना, बिहार के इतिहास की बात कर लो, तो हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ते हैं ना, तो उसमें बिहार का इतिहास मोस्टली कवर ही हो जाता है। तो ऊपर भी आप देख लीजिए, क्योंकि हिस्ट्री वाला सेक्शन में हम लोग कवर कर लेंगे। मैं आपको जल्दी जल्दी कुछ कुछ बातें कंप्लीट करवा देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख लो, ये पाषाण युग सब हम लोग आगे उसमें भी चर्चा करेंगे, तो वहाँ पे भी कवर कर लेंगे। सतलज नदी का प्राचीन नाम जो है ये सब क्या है, वर्तमान नाम क्या है, मतलब आधुनिक नाम। तो 16 महाजनपद में 3 महाजनपद जो है यहाँ पे देख लीजिएगा खबर। 16 महाजनपद में 3 महाजनपद बिहार में था, आप सबको अंग, मगध और वज्जी। इसकी राजधानी पूछा जाता तो अंग का राजधानी चंपा था, मगध का जो है राजगीरा या गिरिब्रज बोल सकते हो, और वज्जी का वैशाली था, ठीक ना। तो माइंड में रखिएगा। अच्छा, ये अंग महाजनपद में कौन कौन सा जिला था, तो वर्तमान के भागलपुर, माइंड में रखिएगा, मुंगेर, ये सब आता था। मगध वाला में पटना, गया, ये सब आता था, आपको पता होना चाहिए। वजी में जो है ये भी कहीं उत्तर गंगा का क्षेत्र वाला, इसमें भी आपका वैशाली हो गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, ये सब में आ जाता था, ठीक है ना। 16 महाजनपद में 3 महाजनपद बिहार में था, अंग, मगध, वज्जी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो प्राचीन धर्म सुधार आंदोलन में, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान रखना। बौद्ध धर्म तो हम लोग बहुत कायदे से पढ़ ही लिए है ना वहाँ पे भी, तो यहाँ पे रिपीट करने का कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपको 90 मिनट का वीडियो प्राचीन भारत का इतिहास का मिलेगा, तो ये सब कवर ही होगा, ठीक है ना। तो बौद्ध धर्म वहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। थोड़ा सा लिखने के बाद यहाँ पर रिवीजन कर लो। जैसे प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था, तो गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या। चलो, तो बौद्ध धर्म की बात करें तो भाई देखो, गौतम बुद्ध का जो है जन्म जो है का प्रतीक था कमल और साढ़, गिरी त्याग जो था घोड़ा, ज्ञान जो था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे। निर्वाण जो है इनका पद चिन्ह है, मृत्यु जो है का कह सकते हो प्रतीक चिन्ह स्तूप है। और बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटना, बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण घटना है और उनके प्रतीक, तो हाथी जो है माता के गर्भ में आना, कमल जो है बुद्ध का जन्म, घोड़ा गिरी त्याग, बौद्ध वृक्ष ज्ञान प्राप्ति, धर्मचक्र प्रथम उपदेश को कहा गया धर्मचक्र। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। एक करवट सोना, महापरिनिर्वाण, ये पूछ लेता है। बौद्ध धर्म के जो है परवर्ती धार्मिक संप्रदाय, जैसे आजीवक संप्रदाय, उनके संस्थापक कौन थे, तो मोखली, यहाँ पे मोखलीपुत्र गोशाल थे आजीवक संप्रदाय का। घोर अक्रियावादी का जो है पूरन कश्यप था। और ये पूछा जाता है नित्यवादी का, है ना, इसका नाम था पकुद कच्छा, इसका नाम था, ठीक है ना। तो बौद्ध धर्म का अष्टांगिक जो मार्ग थे, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मात्, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो इसका मतलब क्या होता है ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। अब यहाँ पे देखो भाई, इन्होंने प्रथम टोटल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुआ था। तो प्रथम जो है हुआ था कहाँ पे, तो राजगीरा में, जो कि सप्तकर्णी गुफा था, वहीं पे, समय 483 ईसा पूर्व। वहाँ कश्यप अध्यक्ष था, शासनकाल था अजातशत्रु का, हरियन वंश के शासक था। उद्देश्य क्या था, तो बौद्ध उपदेशों को 2 पिटकों में, मतलब शुद्ध पिटक, यहाँ पे विनय पिटक, और 2 पिटक में, है ना, शुद्ध पिटक और विनय पिटक में संकलित करना था। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था 483 ईसा पूर्व में, 100 साल के बाद। सबाकामी जो है इनके अध्यक्ष थे, शासनकाल था काला अशोक का, मतलब कि शिशुनाग वंश था। उद्देश्य क्या था, बौद्ध धर्म का जो है अस्थिवर और महाशंकिक 2 भागों में विभाजन। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में 247 ईसा पूर्व में, मोगलीपुत्र थे अध्यक्ष, और शासनकाल था अशोक का, मौर्य वंश का शासन चल रहा था। उद्देश्य था संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन, और तीसरा पिटक अभिधम पिटक जोड़ना। चतुर्थ बौद्ध संगीत जो हुआ था, आप सबको पता है भाई, कश्मीर के कुंडल वन में होता है, लगभग जो है प्रथम शताब्दी में होता है। अध्यक्ष वसुमित्र, ये अश्वघोष था, उपाध्यक्ष अश्वघोष था, ध्यान रखना, और कनिष्क के शासनकाल में, और ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र में हुआ था, ठीक है ना। जैन धर्म को थोड़ा सा देख लेना, तो ये प्रश्न पूछता है। तो मेरे हिसाब से ना ये सब पढ़ाने का या पढ़ने का कोई फ़ायदा भी आपको यहाँ पे तो मिलेगा, लेकिन एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना ज़्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट को रिवीजन करना है। तो चूंकि एंसेंट हिस्ट्री जब मैं आपको करवाऊंगा तो वहाँ पे ये सब रिवीजन कर ही लेंगे। तो आप लोग क्या करिएगा, सरसरी निगाहों से एक बार देख लीजिएगा, ऑलरेडी मैं PDF दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो एंसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री की ज़्यादा नहीं है, इसमें ज़्यादा नहीं है, मेडिवल का भी ज़्यादा नहीं है, देख सकते हो 2 पेज का है, तो आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो मॉडर्न हिस्ट्री में खास तौर पे देखा जाए तो ये जो है ना बहुत पूछता है। जैसे कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, ये बहुत पूछता है। कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था आपको पता होना चाहिए। जैसे कांग्रेस का 3 अधिवेशन बिहार में हुआ था, ये बहुत पूछता है। तो जैसे 1912 में जो हुआ था 27 नंबर का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो बांकीपुर पटना में हुआ था। अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो ये रंगनाथ माधोलकर, है ना। तो आर्यन माधोलकर देता है, तो आपको पता होना चाहिए। 1922 में गया में हुआ था 37 बार, 10 साल के बाद हुआ था, है ना। देश बंधु चितरंजन दास इनकी अध्यक्षता किया था। अब यहाँ पे 1940 में 53वां अधिवेशन हुआ था, ये चूंकि अभी बिहार में नहीं है, झारखंड में हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद किया था। तो ये 3 अधिवेशन कांग्रेस का बहुत पूछता है, माइंड में रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे प्रांतीय किसान सभा बहुत पूछता है ना, तो किसान सम्मेलन जो हुआ था प्रथम, दूसरा और तीसरा, ये भी ध्यान रखना, रट लेना है, ठीक है ना। तो जैसे ये सब हाईलाइट कर दिया हूँ। तो
17 नवंबर 1929 को स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में सोनपुर में संपन्न हुआ था प्रथम जो है प्रांतीय किसान सम्मेलन 17 नवंबर 1929 में। दूसरा जो हुआ था 1930 में 29 से 30 अगस्त 1934 में पुरुषोत्तम दास जो है टंडन की अध्यक्षता में गया में संपन्न हुआ था। दूसरा गया में, कहा दूसरा गया जिला में, है ना। और इस सम्मेलन में खान जो है अब्दुल गफ्फार खान ने भी अपने भाई के साथ भाग लिया था, तो माइंड में रखिएगा। तीसरा जो हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो 26 से 27, कहाँ पे 26 से 27 नवंबर 1935 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। और इस सम्मेलन में जमींदारी प्रथा हटाने के प्रस्ताव को स्वीकृति हुआ था। तो देखो प्रथम और दूसरा की अध्यक्षता कौन किया था, तो देखो भाई आपको सहजानंद सरस्वती, और इसमें भी सहजानंद सरस्वती, ठीक है ना, प्रथम और तीसरा में। और दूसरा में कौन किया था भाई, तो आप देख सकते हो अध्यक्षता खान अब्दुल गफ्फार खान, बहुत पूछता है। तो पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। और इस सम्मेलन में कौन भाग लिया था अपने भाई के साथ, तो अब्दुल गफ्फार खान ने। तो हालांकि मेन अध्यक्ष थे कौन, पुरुषोत्तम दास टंडन, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, टंडन या पुरुषोत्तम ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों बहुत तीसरा जो है तीनों किसान सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण है, भाई में थोड़ा सा रखिए। उसके बाद यहाँ पे खटकट्टी प्रथा, तो ये मुंडा जनजाति से संबंधित है। कम्योटी प्रथा आप सबको बताइए बिहार उड़ीसा में प्रचलित था। 3 कट्टिया प्रथा, तो 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा नील का खेती करना अनिवार्य। उसके बाद कुछ प्रमुख अधिवेशन हुआ था, जैसे चेरो विद्रोह जो है कहाँ 1771 से 72 में हुआ था। जयनाथ इनके प्रमुख नेता थे। कोल विद्रोह थोड़ा सा ध्यान रखना, संथाल को बहुत कायदे से रट लेना है। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था। संथाल विद्रोह इनके जो नेता थे सिद्धू कानू चांद भैरव, 4 भाई थे, इन्होंने किया था। और मुंडा आंदोलन तो 1899 से 1900 में, बिरसा मुंडा इनके प्रमुख नेता थे। कोल विद्रोह 1831 से 32 में हुआ था। बुद्धू भगत और सिंगाराय इनके प्रमुख नेता थे। अच्छा, आधुनिक भारत का टाइम में ना विदेशी कंपनी जब भारत आए थे ना, यूरोपियन कंपनी, तो बिहार में कहाँ पे ये कंपनी स्थापना किया था, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। जैसे पुर्तगाली जो है 17वीं शताब्दी में सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए कंपनी स्थापना किया था। डच जो है 1632 ईस्वी में। तो अच्छा, यहाँ से बस 2-3 क्वेश्चन पूछता है। डच कब जो है पटना में अपना जो है फैक्ट्री स्थापना किया था, तो ये पूछा जाए तो 1632 में, है ना। अनाज सोरा सूती वस्त्र के लिए ये केंद्र था। ब्रिटिश कंपनी जो है, हालांकि ये शुरू किया था 1820 में ही ना, 1620 में ही शुरू किया था, लेकिन ये सफल नहीं हुआ था। तो 1651 में फाइनली जो है इन्हें सफलता मिली थी, ठीक है ना। तो माइंड में रखिएगा। और नील सूती वस्त्र के लिए इनका प्रमुख केंद्र था। डेन जो है 1774 में सूती वस्त्र के लिए इन्होंने खोला था। तो ये डच और अंग्रेज का पूछता है, माइंड में रखिएगा आपके एग्जाम। और ये अच्छा पूछा जाए कि कहाँ पे ये खोला था, तो ये डेन फैक्ट्री जो खोला था 1774 में, नेपाली कोठी पटना में, है ना। माइंड में थोड़ा सा रखिएगा। और अंग्रेज द्वारा स्थापित फैक्ट्री वर्तमान जो अभी गुलजार बाग है ना, वहाँ पे ये स्थापना किया था। तो ये पूछा था कहाँ पे और कितनी ईस्वी में खोला गया, तो बिहार के पटना में 1651 में। डच के बारे में पूछा जाए तो 1632 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो माइंड में रखना है। अब थोड़ा सा सिख धर्म को जब बिहार पढ़ रहे हैं, तो बिहार में सिख धर्म को तो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछता है। तो सिख धर्म के संबंध में बहुत पुराना रहा है बिहार, आपको पता होना चाहिए। तो 9वें जो गुरु है भाई तेग बहादुर का पदार्पण होता है लगभग 17वीं शताब्दी में, और ये पटना पहुँचते हैं। और ये जो तेग बहादुर देख रहे हैं ना भाई, तेग बहादुर ये गुरु गोविंद के एक्चुअली पिता थे, है ना। तो 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह का जो है यहाँ पे जन्म होता है, और आगे चल के ये 10वें गुरु बनते हैं। तो इनके पिता जो थे गुरु गोविंद सिंह के जो पिता थे तेग बहादुर के 9वें गुरु थे, आपको पता होना चाहिए। एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी ये सब मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो सेक्शन हम लोग करेंगे, तो वहाँ पे भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, लगभग आपका जो आपके एग्जाम की डिमांड है ना, वो बिहार स्पेशल का मैं पूरा करवा दिया हूँ, है ना। और मैंने आप लोगों से बोला भी था कि लगभग हम लोग 90 मिनट में पूरा करेंगे, और पूरा हो गया है, ठीक है ना। ये क्विक रिवीजन है भाई, मैं बता ही दूँ, पूरा वीडियो देख लीजिएगा, क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा, यहीं से आएगा। तो अगर आप चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का वीडियो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि अगला सब्जेक्ट आपका कौन सा चाहिए, है ना। क्योंकि हम लोग 2 से 3 दिन में सारे सब्जेक्ट पूरा कर लेंगे। तो आप लोग का दायित्व बनता है कि आप लोग PYQs करिए जो करवाया हूँ, और ये जो है 90 मिनट का जो सीरीज़ करवा रहा हूँ उसको पूरा करके आपका 70+ डायरेक्टली पेपर में आएगा क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।